SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सीर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अस्मा मंशा मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सीर फाउंडेशन की तरफ से आप सबको वेलकम कहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वेबिनार आज का आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और इंशाल्लाह ताला आप इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का वेबिनार हमारा स्पेशल एजुकेशन के ऊपर होने जा रहा है। इसमें हम क्या देखेंगे, स्पेशल एजुकेशन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जिनको अभी तक भी पता नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन बेसिकली है क्या। तो इसमें हम देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन होता क्या है, स्पेशल एजुकेशन का स्कोप क्या है, देन स्पेशल एजुकेशन अगर हम कर लेते हैं लाइक एज अ बीएस हम कर लेते हैं तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, हम जॉब किस तरह से ले सकते हैं, इसके अलावा हम पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या टेक्निक्स होती है। इसके अलावा अगर हम रिटन टेस्ट अटैम्प्ट मतलब लाइक हम क्लियर कर लेते हैं तो हम इंटरव्यू में किस तरह से जाएंगे। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं इंशाल्लाह ताला इस वेबिनार में आपको सुनने को मिलेगी और इंशाल्लाह ताला आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होंगी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उनके लिए क्या यूज़ करूं। लेकिन माशाल्लाह एज अ लेक्चर सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सर सरफराज अहमद ख़ान की, जिन्होंने जो अपनी मिसाल खुद है और आज तक इनके माशाल्लाह 30 to 35 मोर देन स्टूडेंट्स इनसे इनसे क्लासेस लेके इनकी गाइडलाइन से एज अ जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर सेलेक्ट हुए हैं। और सिर्फ इनकी गाइडलाइंस की वजह से, क्योंकि हम स्पेशल एजुकेशन कर लेते हैं, हम डिग्री कर लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तब होता है जब हमें कोई गाइड करने वाला हो। लाइक आपने किस तरह से अपनी स्टडी को लेके चलना है, अपने पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है, अगर ये हमें बताने वाला हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से जॉब हासिल कर लेते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव इनका नॉलेज है और माशाल्लाह से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इनसे मिलते हैं कुछ ही देर में। इनके लिए एक छोटा सा शेर है जो कि इनको डिफाइन करेगा। शायद ये बहुत कम है लेकिन मेरी तरफ से। आप मिसाल है रोशन रास्तों के लिए। सर सरफराज अहमद को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और इससे पहले कुछ चीज़ें मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एज अ लेक्चर स्पेल किए, जैसे कि ये लेट ब्लाइंड है तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जैसे कि ये लेट ब्लाइंड है लेकिन उस चीज़ को इन्होंने खुद पे हावी नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाया और एक जॉब हासिल की। जैसे कि इन्होंने जब लेक्चर सेलेक्ट हुए तो सिर्फ एक सीट थी, लाइक इन्होंने ओपन मेरिट पे अप्लाई किया और सिर्फ एक सीट थी और मेरिट बहुत ज़्यादा था। तो जैसे कि 5 लोग सिलेक्ट हुए, उनमें सिर्फ सर विजडम पेड थे, बाकी सब साइटेड थे। जब इंटरव्यू के लिए ये गए तो उन 5 में से सिर्फ सर ही सिलेक्ट हो पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, लाइक एक साथी लोगों के साथ उनका पार्टिसिपेट करना और फिर उस पार्टिसिपेट कर लिया और उसमें सक्सेस भी हासिल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ताला हम भी इनसे पूछेंगे कि इनका ये जो सक्सेसफुल जर्नी किस तरह से रही और हम इनसे टेक्निक्स पूछेंगे। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी। इनका जो इंटरव्यू था वो तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स चला और 40 टू 45 मिनट्स इन्होंने अपना इंटरव्यू जारी रखा। और जब ये इंटरव्यू से मतलब लाइक हो गया तो बाहर जाने लगे, तो उसमें एक
इंटरव्यू जो ले रहा है तो उसने पूछा कि सरफराज आपकी टाई किसने बांधी है? तो इन्होंने कहा कि मैंने खुद बांधी है। लाइक उनको यकीन नहीं आया कि लाइक इन्होंने कैसे मतलब क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि उनको नहीं आता, उनको अपना पता नहीं होता, वो बस चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनको पता नहीं होता कि हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए और हमने किस तरह से ड्रेसअप होकर जाना है, हमारी कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ताला सर आपको ये भी बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी ड्रेसिंग करनी है, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। तो जब उन्होंने कहा कि चले अगर आपने खुद बांधी है टाई तो आप हमें ना इसको खोल के तो दोबारा से बांध के दिखाया। तो इन्होंने फ़ौरन से इसको टाई को खोला और फिर टाई विद कुछ सेकंड लाइक 35 या 30 सेकंड में उन्होंने बांध के दिखाई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी कि उन्होंने अब करके दिखाया। तो माशाल्लाह फिर जब इनका इंटरव्यू होगा फिर इनकी सिलेक्शन होगी। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल है और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंशाल्लाह ताला हम इनके बारे में पूछेंगे भी कि इनका मज़ीद सफ़र कैसा रहा और किस तरह से जो स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, जिन्होंने करना है, जो स्पेशल एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए है कि आप सर से क्वेश्चन करें, पहले सर की स्टोरी सुनें और देन आप अपने क्वेश्चंस रखें। इंशाल्लाह ताला आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने क्वेश्चन ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला आपको उनके आंसर्स भी मिलेंगे। लेकिन वन बाय वन आप हैंड रेज़ करेंगे और हम नेम कॉल करेंगे, देन फिर आप अपने क्वेश्चन रखिएगा और सर से मिलें और अपने क्वेश्चन करें। मैं दावत देती हूँ सर सरफराज अहमद खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को कि वो आएँ अस्सलाम और वालेकुम फेलोज। अपने लाइफ के आई बारे होप में कि आप सब लोग बताएं। खैरियत से और होंगे, ठीक ठाक होंगे। सर सरफराज अहमद काइंडली जी आएँ सर। बच्चे, अस्मा आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है। जज़ाकल्लाह। जी सर। च- वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। सर आपको एक बार फिर इस वेबिनार में हम वेलकम करते हैं। ये हमारे एज़ाज़ की बात है कि आपने अपने कीमती टाइम में से मतलब हमारे लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला। तो इस इंशाल्लाह ताला ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों बहुत थैंक्स आपका, जुहेब का, वसीम, अस्मा और ये सीर फाउंडेशन की तमाम टीम का बच्चों बहुत बहुत थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स बच्चों। आप लोगों ने मुझे इतना ऑनर दिया और बच्चों आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें गाइड कर सकूं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं रिगार्डिंग स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो बच्चों देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, माशाल्लाह से बेशुमार डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों की कमी नहीं है। लेकिन बच्चों ये आपका ऑनर है, ये आप लोगों की ग्रेटनेस है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मुझे आप लोगों ने अपना कह लें कि गेस्ट चूज किया। और जो है ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वर्दी इंफॉर्मेशन अपने फेलोज के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो थैंक्स बच्चों। और इंशाल्लाह अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपनी बात की तरफ आते हैं, जो बेसिकली हमारा आज के वेबिनार का जो मकसद है। अच्छा बच्चे, एक मरतबा और कंफर्म कर दें मुझे, जुहेब मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना बेटा सब लोगों के लिए? परफेक्ट सर, परफेक्ट। चलें, ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, हम अब अपनी बात स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज के हमारे जो वेबिनार का मकसद है वो है स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते चलें कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। तो मेरा ख्याल है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है कि हमारे किसी भी सिंगल वन पार्टिसिपेंट को ना पता हो कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। बेसिकली स्पेशल एजुकेशन मींस स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस designed or developed to the balance grooming or academic achievement of students with special needs by adopting all
required assistive technology devices according to the unique needs of learners. ठीक है ना? अब बहुत सारे लोगों ने स्पेशल एजुकेशन की बेशुमार डेफिनेशंस की हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे के उस्ताद हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब. He said स्पेशल एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एजुकेशन. और बच्चों ये हकीकत है. हमने जिस तरह मैंने पहले बात की कि स्पेशल एजुकेशन से मुराद बच्चों वो स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लर्नर विद स्पेशल नीड की लर्निंग नीड्स को मीट करने के लिए और उसकी एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करते हैं और वो तमाम इक्विपमेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है ना यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, डेवलप करते हैं उस बच्चे को इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर यूनिक नीड्स. तो ये है बच्चों स्पेशल एजुकेशन. अब हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेंड सिर्फ स्पेशल बच्चों को एजुकेट करने का, सिर्फ हमारे जो स्पेशल एजुकेशन के तालीमी इदारे हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 300 अगर इंक्लूडिंग डिग्री कॉलेजेस, इनकी तादाद 300 है. तो हम सिर्फ अपने स्पेशल बच्चों को, लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज को, लर्नर्स विद इम्पेयरमेंट को इन 300 तालीमी इदारों में जो पंजाब में मौजूद हैं एजुकेट कर रहे हैं. तो हम समझते हैं कि शायद स्पेशल एजुकेशन सिर्फ इन स्पेशल एजुकेशन के इदारों में ही इस पे इम्प्लीमेंट होता है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है. अगर कोई लर्नर रेगुलर सेटिंग्स में भी पढ़ रहा है, लर्नर विद विजुअल इम्पेयरमेंट या लर्नर विद अदर इम्पेयरमेंट्स, कोई भी बच्चा इंक्लूसिव सेटिंग में भी पढ़ रहा है, तो बच्चों उस बच्चे को उस रेगुलर या इंक्लूसिव सेटिंग में भी पढ़ाने के लिए, एजुकेट करने के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए जरूरी है कि अपनी इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करे. कहीं उसे इंस्ट्रक्शंस को अडेप्ट करने की जरूरत है, कहीं उसको करिकुलम अडेप्ट करना पड़ता है, कहीं उसको अकोमोडेशन करनी पड़ती है. अकोमोडेशन मींस चेंज इन लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है. और ये सारी की सारी अरेंजमेंट्स ना कि सिर्फ स्पेशल क्लास में बल्कि एक रेगुलर क्लास या इंक्लूसिव क्लास में भी इंस्ट्रक्टर को ये तमाम अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं फॉर द लर्नर विद स्पेशल नीड्स. तो बच्चों ये स्पेशल एजुकेशन है कि जहां भी हमने किसी स्पेशल बच्चे को एजुकेट करना है उसके लिए हमने स्पेशल स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी है. ठीक हो गया. तो इसके बारे में तो आप सबको मालूम है, मेरा ख्याल है इस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. अब बच्चों हम आते हैं कि जो हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बच्चों स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट फेलोज के इसके अंडर जो हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे 171 सेंटर्स हैं जो कि चारों डिसेबिलिटीज को कैटर कर रहे हैं, चारों डिसेबिलिटीज को डील करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 122 हमारे स्पेसिफिक स्कूल्स हैं जो कि लर्नर्स विद इम्पेयरमेंट की स्पेसिफिक कैटेगरीज को डील करते हैं, जिसमें हमारे वीआई के जो है ना वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं. स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए स्कूल्स मौजूद हैं, स्लो लर्नर्स के लिए 36 इंस्टीट्यूशंस हैं, और लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए जो सेपरेट इदारे हैं उनकी तादाद अप्रोक्सीमेटली 122 है. 121 हमारे सेंटर्स हैं. तो इस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड मैट्रिक ग्रेड 10 तक के बच्चों की एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तादाद अप्रोक्सीमेटली 293 है. 7 हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं और उसके अलावा 2 हमारे बच्चों कह लें कि प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ ब्लाइंड और ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स ऑफ डेफ. तो बच्चों बात करें अगर हम ग्रेड 1 से लेके और कह लें कि आपके हायर एजुकेशन तक, तो स्पेशल एजुकेशन का के अम्ब्रेला के अंडर जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब है उसके अंडर तकरीबन 302 इदारे काम कर रहे हैं. तो बच्चों ये इदारे प्योरली लर्नर्स विद स्पेशल नीड के लिए काम जरूर कर रहे हैं. और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे बीएस कंप्लीट कर चुके हैं, अब मैं आ रहा हूँ स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन की तरफ, कि जिन बच्चों ने स्पेशल एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट की है, जिन हमारे फेलोज ने बीएस स्पेशल एजुकेशन या मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, या कि बीएस के साथ साथ वो बच्चे जिनके पास जो 2 इयर्स जो कह लें कि एसोसिएट डिग्री भी है, ठीक है ना, स्पेशल एजुकेशन की, वो सब लोग एलिजिबल हैं इन तमाम के तमाम तालीमी इदारों में जॉब के लिए. अब बच्चों इसमें जॉब्स किस लेवल की आती हैं? उन लर्नर्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्रीज मौजूद हैं. बच्चों हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं
जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर ग्रेड 16 की पोस्ट हैं, सीनियर स्पेशल वीआई, इन कह रहे हैं कि तमाम कैटेगरीज के लेक्चरर्स की पोस्ट भी हैं, और एडिशनली वो पोस्ट जिन्हें हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ टाइम इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली जो है ना वो स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट और कैंडिडेट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट्स, वो बच्चों एजुकेटर स्लो लर्नर्स की पोस्ट्स हैं, जिनके लिए हम कह लें कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएस और मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट्स, क्योंकि बच्चों आज का जो हमारा बेसिक फोकस है वो स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ मैं समझता हूं कि स्पेशलाइजेशन इन विजुअल इंपेयरमेंट्स भी है। तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं विजुअल इंपेयरमेंट की स्पेशलाइजेशन के साथ जो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसमें बच्चों हमारे पास कह लें कि जो गजटेड पोस्ट हैं, जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट और लेक्चरर वीआई की पोस्ट हमारे पास मौजूद है। और लेक्चरर वीआई जो है वो सर्व करते हैं एक तो दो जो हमारे प्री सर्विस ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, और उसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज में इन इंडिविजुअल के लिए पोस्ट होती हैं। अच्छा बच्चों, अब स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन यूनिक क्यों है बाकी फील्ड्स से, बाकी डिग्रीज से? बच्चों ये इसलिए यूनिक है कि आपने देखा होगा, खुदा ना खास्ता मैं कोई चीजों को पॉलिटिसाइज करने नहीं जा रहा, मैं एक फैक्ट पे बात कर रहा हूं कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने हमारे जो कह लें कि रेगुलर एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन के बहुत सारे स्कूल हैं, उन्हें आउटसोर्स किया। उन्हें आउटसोर्स करने के बाद जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं वो एट स्टेक हैं, उनकी जॉब एट रिस्क है। कहीं गोल्डन शेक हैंड देने की बात हो रही है, कहीं कोई और। अभी सुनने में आ रहा है, बल्कि सुनने में नहीं आ रहा, आपने खुद देखा होगा बच्चों कि हायर एजुकेशन में रेगुलर लेक्चरर्स अपॉइंट करने की बजाय 30,000 सीटीआईज अपॉइंट किए गए रिसेंट जो है ना वो कह लें कि 3 मंथ्स में। लेकिन बच्चों स्पेशल एजुकेशन में लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि हर साल जॉब्स आती हैं, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की भी, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की, बोथ कैडर्स के लिए गस्टेड पोस्ट हैं। जिस तरह आपने देखा कि लास्ट ईयर सीट्स आई 50, उनमें हमारे 6 बच्चे सेलेक्ट हुए, अनफॉर्चुनेटली 44 सीट्स वैकेंट गई, और इस साल फिर वो सीट्स जो है वो कह लें कि अनाउंस हुई और हमारे माशाल्लाह बच्चे सेलेक्ट हुए। और बहुत ऑनर और कह लें कि हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो 44 स्टूडेंट्स में से 31 स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट हुए जिन्होंने मेरी टीम के साथ प्रिपरेशन की। अगर उन पिछले 6 स्टूडेंट्स की भी बात करें बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आउट ऑफ 50 जिन्होंने हमसे प्रिपरेशन की और वो सिलेक्ट हुए। और इन 36 में से सबसे ज्यादा खुशी की, ऑनर की बात यह है बच्चों कि 24 पार्टिसिपेंट्स और कैंडिडेट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट हैं, हमारे विजुअल इंपेयर्ड फेलोज हैं बच्चों। तो मैं समझता हूं कि जो है ना एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक कहने की ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें हर साल सीट्स आती हैं और नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफरेंस, हमारे लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद है जॉब्स की। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, मैं समझता हूं किसी भी डिपार्टमेंट में इस रेशो की, इस नंबर की सीट्स नहीं आती, और शायद ही कोई कह लें कि कैलेंडर ईयर ऐसा हो जिसमें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में गस्टेड पोस्ट अनाउंस नहीं हुई। हम डिपार्टमेंटल सीट्स की तो बात ही नहीं कर रहे जो अभी डिपार्टमेंटल पोस्ट हो रही हैं, और मैं बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करता उन पे, और मैं अपने बच्चों से भी जो है ना वो नहीं कहता कि वो उन सीट्स को ज्यादा बॉदर करें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल करनी चाहिए। जिस तरह सीट्स हैं अब ब्रेल टीचर्स की, जो ब्रेल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट हैं ग्रेड 11 to 14, ब्रेल प्रूफ रीडर की पोस्ट हैं जिन पे रिसेंटली अभी इंटरव्यूज हुए, स्टीरियोटाइपिस्ट की पोस्ट हैं, रिलीजियस टीचर्स की पोस्ट हैं। तो बच्चों ये पोस्ट जरूर मौजूद हैं, ये हमारे लिए ही हैं, हम में से ही वो बच्चे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये पोस्ट हमें उन बच्चों के लिए स्पेयर छोड़ देनी चाहिए जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बैचलर्स हैं, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन की ग्रेजुएशन नहीं की अभी, जिनके पास बीएस स्पेशल एजुकेशन या मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन नहीं है,
उन बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी स्पेयर कर देनी चाहिए कि जिनके पास ब्रेल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और बैचलर्स डिग्री है, बीए किया हुआ है। मैं समझता हूं कि वो बच्चे जिनके पास मास्टर डिग्री या बीएस की डिग्री है, उन्हें एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेके और अपने आप को एलिजिबल करना चाहिए इन गेस्टेड पोस्ट्स के लिए, क्योंकि बच्चों ये सीट्स हमारी हैं। मैंने देखा, मैंने सुना, हमारे बच्चे क्लेम करते हैं कि भाई साइटेड लोग ज्यादा अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे विजुअल इंपेयर्ड लोग कंपैरेटिवली कम सिलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ बच्चों का क्लेम है बेटा, सब लोगों का ओपिनियन नहीं है। तो मैं समझता हूं ये हमारे उन फेलोज का, उन फ्रेंड्स का क्लेम जो है बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। जिस तरह मैंने अभी बात की कि 36 में से 24 तो वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर तैयारी की। मेरा ख्याल है इन 24 के अलावा यकीनन कोई 2-4 लोग और भी होंगे। तो बच्चों ये तो मोर देन 50% तो विजुअल इंपेयर्ड बच्चे हो गए। फिर हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे विजुअल इंपेयर्ड बच्चे कम सिलेक्ट होते हैं? तो बेटा ना ही इसके लिए लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे उन फेलोज के लिए हैं जो विद साइट हैं, ठीक है ना, जो विदाउट इंपेयरमेंट हैं, ना उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है और ना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज हम विजुअल इंपेयर्ड लोगों के लिए हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों ये तो हम कह लें कि स्कोप की बात कर रहे हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है जिसपे फोकस करने की जरूरत है। आपको पता है जो हमारे ये 302 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बच्चों, ये जस्ट कवर कर रहे हैं हमारी 5% स्पेशल पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन विद डिसेबिलिटीज। देखें, जस्ट 5% हमारे लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज हमारे स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। यानी मीन टू से कि अभी 95% लर्नर्स आउट ऑफ स्कूल्स हैं। यानी इसका मतलब है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर टाउन में और हर विलेज की सतह पर कम से कम विलेज लेवल पे एक स्पेशल एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल स्पेशल एजुकेशन की जरूरत मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने 2002 के एरा में इन इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड किया। और ठीक है, रिसोर्सेज और बाकी सारी चीजें अपनी जगह, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत देर तक गवर्नमेंट इन चीजों से जो है ना वो कह लें कि नजरें ओझल नहीं कर सकती। तो बच्चों डेफिनेटली जब मजीद तालीमी इदारे बनेंगे, जिस तरह अभी रिसेंटली कुछ इंस्टीट्यूशन अपग्रेड हुए, उनमें मजीद सीटें जो है ना वो जनरेट हुई। बच्चों इसी तरह अगर नए तालीमी इदारे बनते हैं तो हमारे बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हैं। ठीक है, अब स्पेशल एजुकेशन का स्कोप बच्चों कम नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें जो है ना मैं क्या समझता हूँ स्कोप मौजूद है, बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। लेकिन बच्चों सवाल क्या है यहाँ पे, मसले की बात क्या है? हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि वो बैरियर्स या वो प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करने पड़ते हैं, मैं उनकी तरफ तो बाद में आऊंगा। बच्चों पहले तो सबसे पहला जो बैरियर और सबसे पहला प्रॉब्लम है वो हमारे अपने माइंडसेट का है। फेलोज ग्रेड 1 से लेके 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट करने तक हम खूब मेहनत करते हैं, खूब एफर्ट करते हैं, लेकिन जब इस एजुकेशन का, जब इस सारी एफर्ट का फ्रूट लेने का टाइम आता है, उस वक्त बच्चों हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं ठीक है 16 ईयर एजुकेशन मेरे पास आ गई है, मुकद्दर में हुई तो जॉब भी मिल जाएगी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका ईमान है मुकद्दर पे, किस्मत पे, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा ये भी ईमान है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान से रोजगार का वादा किया है, रिज़्क अल्लाह ताला ने हर इंसान को अता फरमाना है। जब वो जाते पाक एक पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क अता फरमाता है, ठीक है ना, वो जाते पाक रिज़्क अता फरमाती है, वो जात बड़ी ही रहीम और करीम है, वो राज़िक है। तो बेचा इंसान को तो उसने अशरफुल मखलूकात बनाया है। लेकिन आप सबको ये भी मालूम होगा यकीनन कि दुनिया के मामलात को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा है। अब मैं ये सोचूं कि ठीक है मैंने अप्लाई कर दिया, ओके ठीक है, मैं प्रिपरेशन ना करूं या मैं टेस्ट देने ही ना जाऊं, ठीक है, जॉब मुकद्दर में हुई तो मिल जाएगी। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मुकद्दर के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो दुनियावी असबाब है उनको भी पूरा करने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह के हबीब ने हमारे लिए जो अहकामात दिए हैं उनमें बार बार कहा गया है मेहनत का, मेहनत करें, दुनियावी असबाब को पूरा करें,
पहले आप दुनियावी असबाब को पूरा करें, फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। ठीक हो गया। बेशुमार अहादीस मौजूद है, सहाबा कराम के बेशुमार वाकयात मौजूद हैं। तो बेटा जब तक हम हीला नहीं करेंगे वसीला कैसे बनेगा? अब मैंने देखा हमारे बहुत सारे फेलोज वो क्या करते हैं, वैसे तो ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम हमारे सभी फेलोज के साथ है, साइटेड बच्चे भी ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि साइटेड बच्चों से बढ़ के हमारे कुछ विजुअल इंपेयर्ड फेलोज थोड़े से ज्यादा काहिल हो जाते हैं। बुरा नहीं मानना बच्चों, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं। और सॉरी, जिस तरह से अस्मा ने बात की कि मैंने अपनी जो है ना आपको कह लें कि हिस्ट्री नहीं बताई, अपने बारे में नहीं बताया। बेटा मैं ना इस चीज का कायल हूं, इवन कि मैं अपनी क्लास में भी मैं ये कहा करता हूं कि पहले हम लर्निंग की बात कर लें, पहले हम सीखने की बात कर लें, फिर हम इंशाल्लाह गपशप के आएंगे। तो इंशाल्लाह इस डिस्कशन को जब मैं वाइंड अप करूंगा आपके क्वेश्चन से पहले इंशाल्लाह मैं अपने बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों मेरी अपनी जो लाइफ है वो इन चैलेंजेस से भरी पड़ी है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए मैंने जब फर्स्ट जॉब हासिल की। तो बेटा जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, बच्चों हम अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से अस्मा ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ही ये जो लेक्चरशिप की पोस्ट पे जिसमें मैं ये काम कर रहा हूं ये जस्ट सिंगल पोस्ट थी, और मेरे बेशुमार फ्रेंड्स ने कहा कि मिस्टर सरफराज आप ऑलरेडी एसएससीटी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है झंझट में पड़ने की, एक पोस्ट पे अप्लाई करने की, कंपटीशन बहुत हाई होगा, मेरिट बहुत हाई होगा, क्या जरूरत है। आज कहीं कहीं मैं भी थोड़ा सा कह लें कि रिलेक्टेंट हुआ, लेकिन मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा आप सिंगल हो, वन हो, और आपको एक ही सीट चाहिए, तो फिर किस चीज का फिक्र है, किस चीज की परेशानी है। तो इसलिए बच्चों मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि अगर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज जो अगर कह लें कि बहुत ज्यादा जो है ना मौके मौजूद हैं, तो बच्चों वो मौके किसके लिए हैं? वो मौके मेरे और आपके लिए हैं, हम सब के लिए हैं। लेकिन बच्चों हम इन अपॉर्चुनिटीज को कब अवेल कर पाएंगे? फेलो सिर्फ एक सूरत में, जब हम अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि हम एक उस्ताद के क्राइटेरिया पे पूरा उतर सके, हम अपने आप को बीइंग इट जस्टिफाई कर सके कि भाई मैं उस्ताद बनने के काबिल हूं, मैं इस काबिल हूं कि आप इस जनरेशन के बहुत सारे बच्चों को मेरे सुपुर्द कर दें, और इंशाल्लाह मैं उनको इस कह लें कि तरह से गाइड करूंगा कि उन बच्चों की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ जो उनकी मॉरल ट्रेनिंग है, जो उनकी एथिकल ट्रेनिंग है, जो उनकी बैलेंस डेवलपमेंट के लिए चीजें जरूरी हैं, मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा, मैं एक अच्छा उस्ताद साबित होऊंगा। तो बेटा अगर हम इस बात को जस्टिफाई कर दें तो बेटा कोई हमसे जो है ना वो कह लें कि सीट नहीं रोक सकता, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर या लेक्चरर की पोस्ट पे अपॉइंट ना हो। जस्ट हमने इस बात को जस्टिफाई करना है। और बच्चों जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? बच्चों हम जस्टिफाई करेंगे अपने नॉलेज के थ्रू, वो नॉलेज जो अगर आप ये कहें ना सिर्फ मास्टर्स में लर्न किया, नो इट इज फॉल्स। वो नॉलेज जो हम ग्रेड 1 से लेके और कंप्लीशन ऑफ बीएस या मास्टर्स तक, बेटा एमफिल या पीएचडी की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, हमारे साथ बहुत सारे फेलोज हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट बीएस और मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन है, ठीक है ना। तो वो नॉलेज जो हमने गेन किया थ्रू आउट द एकेडमिक जर्नी, थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर, उसको हमने प्रॉपर यानी किस तरह के हम लर्नर्स थे, हमने चीजों को कैसे लर्न किया, आया कि जो हमने लर्न किया, जो सीखा, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है भी या नहीं। ये तो हो गया जनरली। और बच्चों स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली हमारी जो बीएस की या मास्टर्स की डिग्री है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, मैटर करती है कि हमने मास्टर्स में जो लर्न किया कोर सब्जेक्ट्स, उस पे हमारी कितनी कमांड है, कितना हम रिसर्च के बारे में जानते हैं, कितना हमें पता है कि करिकुलम क्या है, करिकुलम एडेप्टेशन क्या है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, देन फिर करिकुलम एडेप्टेशन क्या है, इंस्ट्रक्शनल मेथड, स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस क्या हैं, किन लर्नर्स के लिए
कौन सी स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस, टेक्निक्स ज्यादा इफेक्टिव हैं? अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है बच्चों? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन किस तरह से इंटरलिंक है टीचिंग से? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का पढ़ना जो है ना स्पेशल एजुकेशन के लर्नर्स के लिए क्यों जरूरी है, और एक टीचर के पास स्पेशल जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना, नॉलेज रिगार्डिंग डेवलपमेंट थ्योरीज, रिगार्डिंग लर्निंग थ्योरीज, रिगार्डिंग मोटिवेशन थ्योरीज होना क्यों जरूरी है? बेटा इस सब के बारे में हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास कमांड हो, ये चीजें हमारी फिंगर टिप्स पे हों, हमें पता हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, हमें पता हो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट क्या है और क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। इसी तरह बच्चों ये चंद एक कोर सब्जेक्ट्स का मैंने जिक्र किया। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जिसमें बच्चों एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में मैं मोस्ट से लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाऊंगा। वैसे तो इसमें कोई भी लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रिटन टेस्ट के और इंटरव्यू के हवाले से ज्यादा चीजें मैटर करती हैं बच्चों। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, आई के जो पार्ट्स हैं उनका नॉलेज होना बहुत डिटेल में कि आई क्या है, आई का फंक्शन क्या है, आई के पार्ट्स कौन से हैं, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका स्ट्रक्चर किस चीज का बना है। उसके बाद जो विजुअल डिसऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनकी कॉजेज क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। ओके, मैं इन शॉर्ट चलूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी टेक्निक्स, ठीक हो गया। ब्रेल, ब्रेल पे कंप्लीट कमांड होना बहुत जरूरी है बच्चों। इसी तरह हमारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में कह लें कि जर्नल चीजें बहुत सारी, जीके रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन, लोकल एंड इंटरनेशनल बोथ। ओके बच्चों ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कह लें कि को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, जिसमें हमारी स्पेशल स्पोर्ट्स भी हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भी हैं। तो बच्चों उसके बाद वो लेजेंड्स जो के इम्पेयरमेंट के साथ, डिसेबिलिटी के साथ गुजरे या मौजूद हैं बच्चों, ये सारी चीजें, इन सब का नॉलेज होना, कंसेप्ट होना, इन सब चीजों का हमारे फिंगर टिप्स में होना। अच्छा बच्चों उसके बाद जो है ना जर्नल नॉलेज, बेसिक जर्नल नॉलेज रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आवर बिलव्ड होमलैंड, और अभी तक का जो नॉलेज है, जो जिस कह लें कि वक्त से हमारा मुल्क गुजरा, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बारे में ओवरऑल जीके, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों जर्नल नॉलेज बहुत जरूरी है। अच्छा अब कुछ बच्चे बात करते हैं कि भाई खास तौर पे मैंने देखा है हमारी गर्ल्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इस चीज को लेके सोचती हैं कि भाई जीके क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चों जीके इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो कह लें कि मेंबर इंचार्ज और एडवाइजर्स होते हैं, उनका फोकस होता है बच्चों हमारा जो नॉलेज है रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन एंड रिगार्डिंग एरिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन। लेकिन स्पेशली जो मेंबर इंचार्ज है बच्चों, वो चंद एक चीजों को देखता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है योर जनरल नॉलेज, योर करंट अफेयर, कि भाई आप इस काबिल हैं कि आपको उस्ताद बनाया जाए। आपको असरे हाजिर का पता है, आपको पता है कि मेरे कस्बे में क्या हो रहा है, सॉरी मेरी तहसील में क्या हो रहा है, मेरे शहर में, मेरे सूबे में, मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, या मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सब कुछ का आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। इवन के इतने आसान सवाल भी होते हैं कि बताएं भाई, आप टीचर हैं, एक स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट के ग्रेड 1 का बच्चा है, उसे आपने डायरेक्शन का कंसेप्ट देना, कैसे देंगे। अब एक बच्चा जिसे पता ही नहीं है कि जो है ना डायरेक्शन को किस तरह से हमने खुद रिकॉग्नाइज करना है, और हमारे विजुअल इंपेयर्ड बच्चे समटाइम इस मामले में थोड़ा सा बच्चों माइंड नहीं करना, मैं खुद विजुअल इंपेयर्ड हूं और मुझे खुद इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा।
चैलेंज फेस करते हैं कि हमें नहीं पता कि किस तरह से हम जो है ना एक्सप्लेन करें डायरेक्शंस के बारे में। तो बहुत आसान है कि सुबह के वक्त जो है ना बच्चे को लॉन में ले जाएं, ठीक है, सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारे सामने की जानिब मशरिक है, पीछे मगरिब है, बाएं हाथ शुमाल है, दाएं हाथ जनूब है। बहुत आसान सवाल है, ग्रेड 1 में या 2 में ही हमने पढ़ा होगा। और इस तरह के मुश्किल सवाल भी होते हैं कि बताएं भाई, जो कह लें कि रिसेंटली अमेरिका में क्या एक्टिविटी चल रही है। बच्चों ने बता दिया सर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उन्होंने कहा नहीं नहीं और भी एक्टिविटी चल रही है। अब वो बच्चे जो करंट अफेयर से अवेयर ही नहीं है, उन्हें क्या पता, उन्हें नहीं पता कि अमेरिका में सेनेट के इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बच्चे ये बहुत कॉमन बात नहीं है, तो इसलिए जीके से अवेयर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उससे आगे बढ़े हम, तो अब जो है ना सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि मेरा जर्नल नॉलेज क्या है, मेरी एक्सपर्टीज रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स या जीके के क्या हैं। बच्चों उससे आगे वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, बहुत ज्यादा डीप एनालाइज करते हैं कि उन्होंने टीचर असाइन करना है, टीचर रिक्रूट करना है, तो इस इंडिविजुअल की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आया कि ये अपने बच्चों के साथ सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाएगा, उन बच्चों को अपनी बात समझा पाएगा, ये जो कहना चाह रहा है उस बात को प्रॉपर कन्वे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बच्चों बहुत ज्यादा फाइन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। और बच्चों इससे आगे बढ़ के हमारी पर्सनैलिटी, आप बिलीव करें, अगर कोई कहे ना कि इस नॉलेज रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन, नॉलेज रिगार्डिंग कोर सब्जेक्ट्स, नॉलेज रिगार्डिंग जीके, इसके मार्क्स कितने हैं और पर्सनैलिटी के मार्क्स कितने हैं, तो बच्चों मैं कहूंगा 80 मार्क्स पर्सनैलिटी के हैं और जस्ट 20 मार्क्स इन सब चीजों के हैं। आप मेरी बात से बहुत हैरान होंगे, लेकिन बच्चों ये फैक्ट है। मैंने ऐसे बेशुमार केसेस देखे कि हमारे वो फेलोज, हमारे वो फ्रेंड्स जो जीके में, स्पेशल एजुकेशन में, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में, कोर सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सीलेंट हैं, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को लैक करते हैं। तो बच्चों अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद वो हमारे फेलोज सेलेक्ट नहीं हो पाए या नहीं हो पाते। तो बच्चों पर्सनैलिटी को हमने ग्रूम करना है और सब चीजों के साथ साथ हमने बहुत फोकस करना है अपनी पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी पे बच्चों क्या चीजें ज्यादा मैटर करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हमारा पोस्टर एंड जेस्चर, ठीक है बच्चों, ये बात सिर्फ लर्नर्स विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए नहीं है, कैंडिडेट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए नहीं है, जो हमारे फेलोज विदाउट विजुअल इंपेयरमेंट हैं उनके लिए भी ये चीजें जरूरी हैं बहुत ज्यादा, कि हमारा पोस्चर और जेस्चर क्या है, हम किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, कैसी बॉडी लैंग्वेज है हमारी, और हम किस तरह की बॉडी लैंग्वेज लेके जो इंटरव्यू का रूम है उसमें जा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, हमारे सिटिंग मैनर्स क्या हैं, क्या हम प्रॉपर, नो डाउट कि मैं आप में से बहुत सारे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं मिला सकते उस इंडिविजुअल के साथ जो क्वेश्चन कर रहा है हमसे इंटरव्यू में, लेकिन बेटा हम अपने फेस की डायरेक्शन तो उसकी तरफ कर सकते हैं ना, हम उसकी तरफ फोकस तो कर सकते हैं ना, और हम अपने हेड को शेक करने से भी बचा सकते, रोक सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हमारी ड्रेसिंग जो है वो इतनी, कह ले के मैं समझता हूं अच्छी होनी चाहिए, ऐसी फॉर्मल ड्रेसिंग हो जिससे महसूस हो कि भाई वाकई ही ये टीचर हैं, ये जो इंटरव्यू देने आए हैं इनकी पर्सनैलिटी में ऐसे गट्स हैं, इनकी पर्सनैलिटी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, ये इस काबिल हैं कि इन्हें बीइंग ए टीचर सेलेक्ट किया जाए, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, इनके पोस्चर जैसे इतने अच्छे हैं, और इनका जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है बच्चों, सेंस ऑफ ड्रेसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि सेंस ऑफ ड्रेसिंग कैसा है? मिसाल के तौर पे हम मेल हैं, अगर हम मेल हैं लाजमी नहीं है कि हमारे पास कोट अवेलेबल हो, ठीक है, हम प्रॉपर 2 पीस कैरी करके जाएं, बच्चों इट इज नॉट नेसेसरी। अगर अवेलेबल है
और अच्छे कलर के जो है ना आपके पास सूट्स मौजूद हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन उसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सूट का जो कलर है वो बहुत डिसेंट होना चाहिए। लाइट कलर्स, मिसाल के तौर पे लाइट ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू, ब्लू में तो बच्चों नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू भी चल जाता है, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि जो है ना वो हमारे कह लें कि जो मेच्योर कलर्स हैं, जिस तरह से ग्रे कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर इज आल्सो गुड। ये मैं पैंट और कोट के लिए, सूट के लिए बात कर रहा हूं। बच्चों शर्ट्स के जो कलर्स हैं, कतन, पिंक, येलो, रेड, डार्क ग्रीन, पर्पल, ऐसे कलर्स को बच्चों कतन चूज ना करें। कलर्स मेच्योर होने चाहिए। सिंपल व्हाइट से स्टार्ट करें, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, ये ब्लू में शेड्स हैं। उसके अलावा शर्ट्स में लाइट ग्रे कलर हो सकता है, ठीक हो गया शर्ट्स में, ठीक है ना। ये नहीं कह लें कि ये मेच्योर और डिसेंट कलर्स, और बेटा बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं। इसी तरह बच्चों जो हमने टाई करनी है, उसमें वो डेफिनेटली हमारे सूट से मैचिंग हो, हमारी शर्ट और सूट से, और उसका कलर भी मेच्योर होना चाहिए। टाई में अगर हमारी शर्ट का कलर थोड़ा लाइट है तो टाई में कंपैरेटिवली डार्क कलर हो, ठीक है। उसमें कह लें कि कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। शर्ट लाइट ब्लू है तो टाई जो है वो डार्क ब्लू चल सकती है। शर्ट वाइट, ऑफ वाइट है, उसके साथ भी टाई ब्लू, ग्रे शेड के साथ, ब्लैक शेड के साथ। और बच्चों शर्ट्स लाइनिंग में, चेक में हो सकती हैं, प्लेन भी हो सकती हैं। तो बच्चों ये कह लें कि शूटिंग जो है बड़े मेच्योर कलर्स होने चाहिए। इसी तरह जो हमारी फीमेल फेलोज हैं, उनकी भी जो ड्रेसिंग है वो मेच्योर होनी चाहिए, ठीक है। डिसेंट कलर्स हों, लाइट कलर्स हों, फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। और हाँ, अगर कुछ बच्चे शूटिंग नहीं करते, यानी पैंट कोट नहीं पहनना चाहते, जो है ना वो बच्चों ये कोट की जरूरत नहीं है, शर्ट की और टाई का मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर हमारे कुछ बच्चे कमीज शलवार कैरी करते हैं तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि लाइट कलर के कमीज और कुर्ता लें और उसके साथ डार्क कलर के वेस्ट कोट लें। जिनमें डार्क कलर्स में वही कहूंगा जो ऑलरेडी मैंने कहे, जिसमें एक दो कलर्स और ऐड कर लूंगा कोट और वेस्ट कोट के लिए भी, जिनमें बच्चों डार्क ब्राउन कलर है, ब्राउन में डिफरेंट शेड्स हैं, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा ब्राउन ना हो जो नियर टू मैरून हो, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट कोट के लिए डार्क कलर ज्यादा सुटेबल हैं, डार्क ब्लू, ब्लैकिश शेड में, ठीक है ना। उसके बाद ग्रीनिश ब्लैक भी चल सकता है। तो इस तरह डार्क कलर में वेस्ट कोट्स कैरी करें और लाइट कलर के आपके जो है ना कुर्ता शलवार होनी चाहिए। उसमें व्हाइट भी हो सकता है, ऑफ व्हाइट भी, ब्लू में डिफरेंट शेड्स हैं। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, पेंट कोट के साथ अगर आपने जो है ना वो कह लें कि शूज ब्लैक कलर के वेयर किए हैं तो फेलोज बेल्ट भी आपका ब्लैक होना चाहिए। अगर आपके शूज का कलर ब्राउन है तो बच्चों बेल्ट भी ब्राउन होना चाहिए। इसी तरह कमीज शलवार के साथ, कुर्ता शलवार के साथ बॉयज जो है वो खुला जूता भी पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फैंसी ना हो, नॉर्मल सा जिस तरह खुला जूता हम पहनते हैं, ठीक है, खिड़ी टाइप पहना जा सकता है, बंद शूज भी पहने जा सकते हैं, डजंट मैटर। तो बच्चों ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी लेवल से आए हैं, हम आदी होते हैं कैजुअल ड्रेसिंग के, और मैंने खुद देखा हमारे बहुत सारे बच्चे जीन्स पहन के इंटरव्यू देने चले जाते हैं। बच्चों बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट जाता है, ठीक हो गया। सर्दियों में मैंने देखा बच्चे पैंट शर्ट के साथ अपर्स पहन जाते हैं, बेटा वो बहुत माइंड करते हैं। अपर की बजाय अगर सर्दी है, कोट नहीं पहनना चाहते, तो आप फुल बाजू का जो है ना वो स्वेटर पहन के जाएं, फुल बाजू की जो जर्सी है वो पहन के जाएं, डिसेंट सी, सिंपल सी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। यानी मैंने स्टार्ट किया एकेडमिक कंसेप्ट से और कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी से बच्चों में ड्रेसिंग की तरफ आया। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूं थोड़ा टिपिकली टेस्ट के हवाले से हम चलते हैं। बच्चों टेस्ट के हवाले से हमारे विजुअल इंपेयर्ड फेलोज अक्सर दुआ करते देखे हैं मैंने। बच्चों बिलीव करें खुदा ना खास्ता, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं 4 मरतबा पीपीएससी से सेलेक्ट हो गया हूं, बल्कि मैं यकीन करें मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि रिटन टेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों हमेशा रिटन टेस्ट में जस्ट वो लोग क्वालिफाई करते हैं जिनके कंसेप्ट्स अच्छे होते हैं, जस्ट वो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं जिन्हें वाकई नॉलेज है। नॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करता है बच्चों एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का। उसमें भी रिटन टेस्ट में बच्चों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो एनाटॉमी,
ऑफ आई, यानी आई स्ट्रक्चर, आई पार्ट्स, उनकी फंक्शनिंग, उनका स्ट्रक्चर, आई पार्ट्स की एनाटॉमी और आई डिसऑर्डर्स। बच्चों 20 से लेके 30 और 35 तक मार्क्स तक के क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो हैं वो एनाटॉमी और आई डिसऑर्डर्स में से आते हैं। उसके बाद 5 to 7 क्वेश्चंस मोबिलिटी ओरिएंटेशन में से लाजमी आते हैं। अबाउट 5 to 7 क्वेश्चंस ब्रेल में से लाजमी आते हैं। ठीक हो गया बच्चों। और जो है ना वो कह लें कि इस तरह जो हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है ये कॉमनली 25 से लेके 40 मार्क्स तक को कवर करता है। और इसके बाद जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम जनरल सब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनमें एजुकेशनल रिसर्च है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिसर्च है। और एजुकेशनल रिसर्च में भी प्रॉपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के हवाले से जैसे मैं 1-2 एग्जांपल्स दूंगा। क्वेश्चन होता है, इन एजुकेशनल सेटिंग्स टीचर इज वर्किंग विद लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज at classroom level. There is need to identify the problems of learners with disabilities and immediate solution is also required or needed. At this time, if teacher is a researcher, then he is working which type of research, on which type of research. इस तरह की ये मैंने आपको सिंपल करके बताया है। समटाइम स्टेटमेंट कम्प्लेक्स भी होती है कि टीचर जो है वो क्लास में बच्चों के साथ काम कर रहा है, क्लासरूम लेवल पे अगर वो इमीडिएट प्रॉब्लम को रिजॉल्व आइडेंटिफाई करता है, उसको सॉल्व भी करता है, और हम कहें यहाँ पे टीचर एज ए रिसर्चर काम कर रहा है, तो किस रिसर्च में काम कर रहा है? तो बच्चों ये एक्शन रिसर्च है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस की बेसिक टाइप्स हैं, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में से, और इसके बाकी पार्ट्स में से ओवरऑल डिटेल में जाएंगे तो बच्चों बहुत टाइम लग जाएगा। सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, जो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी की सब टाइप्स हैं, वेरिएबल्स में से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो मैं समझता हूं कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिसर्च, देन बच्चों करिकुलम, डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ करिकुलम, डिफरेंट कंसेप्ट्स, करिकुलम एडेप्टेशन, इसी तरह इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, इसी तरह चलते जाएं तो बच्चों क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट्स बताया मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग, आईपी डेवलपमेंट, आइडिया एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से ओवरऑल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें से हर एजुकेशनल साइकोलॉजी में से एजुकेशनल कह रहे हैं कि लर्निंग थ्योरीज, डेवलपमेंट थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरीज सबको कवर करते हैं। फिर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पक्का सवाल है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी में से, और उसके अलावा डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, इन सब में से जो है बच्चों एक आधा क्वेश्चन लाजमी आता है। तो एजुकेशनल फिलोसफी से आगे चलते हैं हम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से सवाल आते हैं। मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन में से बच्चों टेस्टिंग में से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी की टाइप्स आती हैं। उसके बाद बच्चों जो है ना क्वेश्चंस, मैं कुछ एरियाज भूल रहा हूँ, करिकुलम और हमने इंस्ट्रक्शनल मेथड स्ट्रेटजीज को भी ऐड कर लिया, जो है ना वो क्लासरूम मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फिलोसफी बच्चों, यानी इन शॉर्ट हाँ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और हाँ मैंने स्पेशल एजुकेशन, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के जो क्वेश्चंस में 1-2 चीजें मिस की। हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं जो है ना। और उसके बाद पॉलिसीज रिगार्डिंग स्पेशल पर्सन, लोकल पॉलिसीज भी और इंटरनेशनल पॉलिसीज भी। तो बच्चों ये चीजें हैं। और हाँ न्यूज जरूर चली बच्चों कि अब जो नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट होंगे उनमें जस्ट 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट ही होगा, क्योंकि पहले 80 मार्क्स का सब्जेक्ट बेस्ड होता था। 80 मार्क्स में से 35-40 एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में से, और बाकी रिमेनिंग 40 अप्रोक्सीमेटली कोर सब्जेक्ट्स में से, जनरल सब्जेक्ट्स में से आते थे, और 20 जीके होता था। न्यूज आई कि अब नेक्स्ट जीके नहीं होगा, लेकिन बच्चों मैंने देखा कुछ डिपार्टमेंट की पोस्ट आई, उनमें सेम पैटर्न अभी तक भी चल रहा है कि 80% का सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट है और 20 मार्क्स का जीके भी है। और बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं आई कि पेपर में जीके नहीं होगा, तो इस वजह से जीके को इग्नोर ना करें। लेकिन सपोज
एक लम्हे के लिए हम कह देते हैं कि पेपर में जीके नहीं आएगा। टोटल 100% सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जिसमें एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और लर्निंग हिस्ट्री और पॉलिसीज और उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स होंगे ओवरऑल। और बच्चों एक चीज और इग्नोर नहीं करनी कि अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के साथ साथ जो अदर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, इन सब को भी बच्चों आपने जरूर स्टडी करनी है। और मिनिमम 10 क्वेश्चंस जो हमारा पीपीएससी का टेस्ट है उसमें अदर इंपेयरमेंट्स में से भी आते हैं, और इंटरव्यू में भी इसके बारे में सवाल होता है। और अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं एफपीएससी में, तो बच्चों एफपीएससी में तो सारे का सारा टेस्ट ही ऑल डिसेबिलिटीज पे जो है ना, ऑल एरियाज ऑफ डिसेबिलिटीज पे बेस करता है, टेस्ट भी और इंटरव्यू भी। तो बच्चों इन चीजों को भी आपने जरूर फोकस रखना है। तो बच्चों ये कुछ चीजें तो हो गई टेस्ट के हवाले से। इंटरव्यू के हवाले से मैंने पहले चीजें डिस्कस कर ली कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नॉलेज, और ये सारी चीजें जो ऑलरेडी हम डिस्कस करके हैं, तमाम सब्जेक्ट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग, ये सारी चीजें बच्चों बहुत मैटर करती हैं। तो बच्चों ये कुछ चीजें थी जिसमें मैंने स्टार्ट किया स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन से, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, और कोशिश की कि इन शॉर्ट्स टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से जो है ना बच्चों कुछ चीजें डिस्कस की जाए। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा अच्छा किया पहले डिस्कस कर लिया। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स टाइम की वजह से डेफिनेटली जो है ना वो सम टाइम नहीं ज्यादा देर के लिए हमारे साथ रह पाते। तो बच्चों मेरे बारे में अस्मा ने आपको काफी कुछ बताया। बस बच्चों मैं एक लर्नर हूँ, कीन लर्नर हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, मैं लर्न करता रहता हूँ। और मैं एक्सीडेंटली मैंने इम्पेयरमेंट्स गेन की। मैं मैट्रिक में था जब मेरी विजन लॉस हुई, तो एक टाइम पे तो लगा शायद दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सेहत सलामती अता फरमाए, जिन्होंने मुझे बहुत समझाया और मेरा एजुकेशनल जर्नी दोबारा स्टार्ट हुआ। तो बच्चों ये सारे चैलेंजेस जो आजकल आप लोग फेस करते हैं कि जो है ना वो कह लेंगे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद गाइड करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है ना, उसके बाद कह लें कि उसके बाद हमें नहीं पता कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें फेस करना पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजलो करम है, मेरे पेरेंट्स ने और बहन भाइयों ने इस मामले में मुझे सपोर्ट किया, टीचर्स बहुत अच्छे मिले। तो उससे क्या हुआ कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बाद बच्चों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर इन एजुकेशन। और रिसेंटली थर्सडे को 4 तारीख को मेरा एमफिल का रिसर्च का डिफेंस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों बताने का मतलब है कि ये तो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ सीखता रहूं, खास तौर पे बुक्स के साथ और इन चीजों के साथ एसोसिएट रहना तो अलग बात है। मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा डिस्कशन करता हूँ, बहुत लर्न करता हूँ। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, एनाटॉमी के बारे में, आई डिसऑर्डर्स के बारे में मैं उसके साथ बैठता हूँ, जरूर कोशिश करता हूँ उससे कोई ना कोई नई चीज सीखूं। तो बच्चों हमारी जिंदगी ही सीखने का नाम है। और बच्चों आप लोग बिलीव करें, मेरे टेस्ट में जो मैंने पीपीएससी के टेस्ट अटेम्प्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों मैंने 4 मरतबा पीपीएससी को क्वालिफाई किया, 4 मरतबा मेरी सिलेक्शन हुई। एक मरतबा 2015 में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट हुआ, और हिस्ट्री में ये पहले 2 केसेस थे, मिस्टर शमसुजिया और सरफराज अहमद खान, जो कि विजुअल इंपेयर्ड होके एजुकेटर स्लो लर्नर सेलेक्ट हुए। अच्छा उसके बाद बच्चों 2016 में मैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर वीआई सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। 2019 में सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर सेलेक्ट हुआ, और लास्टली जिस तरह बच्ची ने बताया 2020 में लेक्चरर की सिर्फ एक पोस्ट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने अप्लाई किया। रिटन में भी मेरा पहला नंबर था बच्चों, और इंटरव्यू में भी। और बच्चों मेरे टेस्ट में, मेरे डिफरेंट इंटरव्यूज में बेशुमार सवाल ऐसे थे जो ना मैंने किसी किताब से पढ़े, ना मैंने जो है वो कह लें कि किसी आर्टिकल में पढ़े, ना ड्यूरिंग मास्टर्स या किसी एकेडमिक जर्नी में पढ़े। बेशुमार क्वेश्चन ऐसे थे जीके के, या ओवरऑल डिस्कशन जो मैं अपने भाई से डिस्कस करता था, मेरे फादर से डिस्कशन होती थी। खास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीके के क्वेश्चंस जो कि टेस्ट में भी, रिटन में भी और इंटरव्यूज में भी
बेशुमार ऐसे थे जो या तो मैंने न्यूज में सुना या न्यूज़पेपर सुनते हुए मैंने वो इंफॉर्मेशन सुनी या घर में फैमिली में डिस्कशन के दौरान सुना। तो बच्चों इस तरह से, यानी कहने का बताने का मकसद ये है कि बच्चों न्यूज जरूर सुने। अगर घर में कोई ऐसा फेलो मौजूद है जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के सुना सकता है तो बच्चों न्यूज़पेपर जरूर सुने। ये जो परेशान कुन खबरें हैं ना, इनसे परेशान ना हो बेटा, ये लाइफ का हिस्सा है, लेकिन करंट अफेयर से अपडेट रहें। एटलीस्ट शाम को 6 बजे या 9 बजे का न्यूज बुलेटिन जो टॉप स्टोरीज हैं वो जरूर सुने और आपस में जरूर डिस्कशन करें। तो बच्चों जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अपने बारे में बताता हुआ इधर आ गया। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया कि 4th जो मेरी पोस्ट पे सिलेक्शन हुई वो मेरी लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन की थी। और बच्चों 2016 में ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीसीयू फैसलाबाद में लेक्चर एजुकेशन की एक पोस्ट थी, उस पे लेक्चरर सिलेक्ट हुआ था ग्रेड 18 में, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो बच्चों बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इसके पीछे क्या था बच्चों, सिर्फ वो एफर्ट थी। सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का फजलो करम, अल्लाह का एहसान, उसके साथ पेरेंट्स की दुआएं, पेरेंट्स की एफर्ट, उसातिज़ा का, जो मेरे टीचर्स थे, उसातिज़ा कराम थे, उनकी एफर्ट्स बच्चों, और साथ थोड़ा सा जोश, जज्बा, शौक कि मैंने लर्न करना है, मैंने सीखना है, मैंने पढ़ना है और मैंने अपने आप को एक अच्छा उस्ताद साबित करना है। तो बच्चों अगर आप इस नियत के साथ पढ़ेंगे, और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों बीइंग ए टीचर, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई हमारा लेना देना नहीं, कोई एफिलिएशन नहीं है, हमारा किसी रिलीजियस सेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी कॉस्ट से ताल्लुक नहीं रखते। ठीक हो गया बच्चों, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, ठीक हो गया, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, और उसके बाद डेफिनेटली हम में से मेजॉरिटी जो है हम मुसलमान हैं, और हमारे साथ हमारे बेशुमार बच्चे हैं जो कि कह लें कि अहले किताब हैं, क्रिश्चियन हैं। तो डेफिनेटली बेटा मैंने सबसे पहले बात की कि सबसे पहले तो हम अच्छे इंसान हैं, ठीक हो गया, उसके बाद हम मुसलमान हैं और हम किसी और कह लें कि दीन से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो बच्चों हमारा ताल्लुक, हमारा दीन इस्लाम है, हमारे लिए तालीमात वो हैं जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने अता फरमाई, सहाबा कराम और आयमा कराम के जरिए, कह लें कि एक सोर्स के जरिए हम तक पहुंचा बेटा। और किसी फिरके से, किसी सेक्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसी खास तबके से ताल्लुक नहीं, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, ठीक हो गया। और हमने इसी तरह अपने आप को एक अच्छा उस्ताद साबित करना है, हमने खुद हाई लेवल की कह लें कि मोरल वैल्यूज को अडॉप्ट करना है और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा मुसलमान बनाना है, एक अच्छा लर्नर बनाना है। और वो लोग जो कहते हैं ना कि रिसोर्सेज बहुत कम है, बेटा मैं कहता हूं कि रिसोर्सेज की बात है, पहले तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हें आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करें। तो बेटा मैं समझता हूं कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लर्नर्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कहते हैं कि मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, मैं कहाँ से लर्न करूं, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो बच्चों अगर आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, तो बेटा बहुत सारे लोग हैं गाइड करने वाले, जुहेब जैसे, इनकी टीम जैसे माशाल्लाह से बेशुमार लोग हैं बेटा। और बेटा मैं जुहेब के प्लेटफॉर्म पे आते हुए मैं मोस्ट वेलकम कहता हूं, कभी भी किसी पार्टिसिपेंट को, किसी कैंडिडेट को किसी तरह की भी कोई गाइडेंस, किसी गाइडलाइन की जरूरत है रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग जॉब, यानी जो हमारी स्पेशल एजुकेशन की सीट्स आती हैं, टेस्ट, इंटरव्यू, ठीक हो, की प्रिपरेशन के लिए और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों मैं 24/7 अवेलेबल हूं, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। कभी भी किसी बच्चे को मेरी जरूरत हो तो बच्चा डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, किसी रेफरेंस से मेरे पास आ सकता है। मेरे कांटेक्ट नंबर्स इंशाल्लाह ये जुहेब अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करेंगे। तो बच्चों हर तरह से, और मैं समझता हूं कि बच्चों जितना हम समझ सकते हैं विजुअल इंपेयर्ड लोग जो कि कुछ अचीव कर चुके हैं, मेरे जैसे, जुहेब जैसे, असद जैसे, फैसल जैसे लोग, शायद मेरा ख्याल है बाकी लोग नहीं महसूस कर सकते कि हम किन चैलेंजेस से गुजर के आगे आए हैं। और हमारे जो पीछे, अभी हमारे पीछे आने वाले दोस्त हैं,
ये किन चैलेंजेस से मजीद गुजर रहे हैं और ये कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो बेटा अगर इन्हें हमने गाइड नहीं करना, इनकी रहनुमाई हमने नहीं करनी, तो बेटा और कौन करेगा। और बेटा सोसाइटी हमारा बहुत ख्याल रखती है, सोसाइटी हमसे बहुत प्यार करती है, वो चाहे हमारे साथ हमदर्दी करे, चाहे हमारा हौसला बढ़ाए, हर तरह से बेटा वो हमें सपोर्ट करते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो बच्चे जो कि कहते हैं हमें हमारे राइट नहीं मिलते, फैमिली में भी, सोसाइटी में भी, डिपार्टमेंट में भी। बेटा राइट की अगर डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, मैट्रिक क्लास की बुक को ले लें, हकूक की जो डेफिनेशन है ना वो ये है, मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि रियासत के शहरी होने की हैसियत से हमारे को ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद हैं। जब हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, ये जिम्मेदारियां बेसिकली फराइज कहलाती हैं, और इन फराइज की अदायगी के बदले में रियासत हमें कुछ हकूक अदा करती है, यानी सॉरी हमें कुछ सहूलियात अता करती है या ग्रांट करती है। वो सहूलियात हमारे हकूक है। तो बच्चों हकूक कब मिलते हैं? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, जब आप अपने फराइज पूरे करते हैं। अगर मैं आप ये सोचें कि फराइज पूरे किए बगैर हम हकूक ले लेंगे, तो बेटा दैट इज इम्पॉसिबल। और मैंने खुद देखा कि कहीं कहीं वाकई मेरे एंड से, हमारे एंड से मिस्टेक हो रही होती है। हम डायरेक्ट राइट्स लेने पे चले जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं। तो बेटा जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर परफॉर्म करेंगे तो हो ही नहीं सकता हमें हमारे राइट ना मिले। तो बच्चों हमने एक अच्छा शहरी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा उस्ताद बनना है, और इन तमाम चीजों को बेटा कह लें कि हमने प्रिपेयर करना है। बेटा पता है क्या, एक चीज और बताता चलूं, अगर एक लर्नर है ना विदाउट इम्पेयरमेंट, एक कैंडिडेट है, बेटा सिर्फ 2 मिनट दे, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। एक कैंडिडेट है विदाउट इम्पेयरमेंट, अगर उस कैंडिडेट में जरा सी डेफिशिएंसी मौजूद है ना, इंटरव्यू में वो कैंडिडेट मौजूद है और वो कैंडिडेट मोबिलिटी स्किल्स को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या ब्रेल के हवाले से उसने बहुत आइडियल आंसर्स नहीं दिए, तो बेटा हो सकता है पैनल उसे उतना कम वेटेज ना दे। अगर उसके कंपैरिजन में एक कैंडिडेट विद विजुअल इंपेयरमेंट ने रिगार्डिंग मोबिलिटी स्किल्स या ब्रेल के हवाले से थोड़ा सा बुरा आंसर कर दिया, तो बेटा हमें मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इन्हसार और दारोमदार ही इन स्किल्स पे है। हमने यूज ही असिस्टिव डिवाइसेस को करना है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे अगर हमारी कमांड नहीं है, हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या कैसे उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड करेंगे, कैसे उन्हें ब्रेल का सिखाएंगे। तो बेटा अगर हमारे एंड से कोई डेफिशिएंसी रह जाती है ना, और हाँ बच्चों एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो मैंने छोड़ ही दिया था टेस्ट और इंटरव्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। और इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी में बच्चों आईसीटी टूल्स से लेके हाईटेक डिवाइसेस से लेके मिड टेक लो टेक डिवाइसेस, तमाम डिवाइसेस, उनकी यूटिलाइजेशन, उनका यूज सब शामिल है। तो बच्चों हमारा फुली ट्रेंड होना जरूरी है। तो बच्चों अगर हम पैनल को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो बेटा हमारा राइट नहीं है कि पैनल हमें सेलेक्ट करे। ठीक हो गया? तो बच्चों इस हवाले से टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। और वो बच्चे जो कहते हैं ना यार पूरा पंजाब है, 15 करोड़ की पॉपुलेशन है और सीटें आ गई हैं 25 SSCT की, तो हमारी बारी कहाँ आएगी? तो बेटा मुझे एक सीट चाहिए, ठीक है ना, मुबशर को एक सीट चाहिए, लारैब को एक सीट चाहिए बेटा, ठीक है ना। और हमेशा कोशिश करनी है टॉप 10 में आने की। मैं समटाइम डॉक्टर मुबारक माकड़ी को सुना करता था, वो आते थे उस पे पीस टेलीविजन पे। बच्चों वो बताते हैं अपनी फैमिली के बारे में, और कुछ उन्होंने हिंदुस्तान की कुछ चीजें कोट की कि वहां पे बहुत तासुब मौजूद है मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, लेकिन वहां भी हमारे जो मुस्लिम बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे सेलेक्ट होते हैं पे उनके पब्लिक सर्विस के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों उनमें वो स्किल्स मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जस्टिफाई किया है। तो बेटा अगर मैं या आप जस्टिफाई करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे कि मुझ में काबिलियत मौजूद है कि एक ही सीट है और मैं उस सीट पे सिलेक्ट हो जाऊं, या 10 सीटें हैं तो मैंने टॉप 10 पे आना है, तो बेटा कोई मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है? लेकिन बेटा इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें।
हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करें, हम एकेडमिकली इतने स्ट्रांग हों, हमारे रिटन टेस्ट में हम ये ना सोचें कि 50 नंबर लेने हैं, पासिंग मार्क्स लेने हैं, बल्कि हमारा टारगेट 95 मार्क्स होना चाहिए। और बेटा मेरे 2 पेपर्स में 97 और 93 मार्क्स आए। ठीक है, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आ सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ भी। ठीक है ना बेटा, इंटरव्यू में हमने अपने आप को इतना जस्टिफाई करना है, इतना कॉन्फिडेंटली जो है ना प्रेजेंट करना है कि वो मजबूर हो जाएं कि उन्होंने हमें सेलेक्ट करना है एज ए टीचर। वो मजबूर हो जाएं कि भाई इससे अच्छी इस कौम की तरबियत और कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना। और वो लोग जो गिला करते हैं हालात का, उनके लिए मेरे पास 2 मिसरे हैं। अगर बच्चों जो है ना उसके कह लें कि वजन में कोई कमी पेशी हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो माजरत। वो कहते हैं जी कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा तो जलाते जाते। तो बेटा मेरा और आपका काम है अपने हिस्से की शमा जलाना, अपने तौर पे एफर्ट करना, अपने आप को निखारना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि पैनल मुझे रिजेक्ट ना करे। जिस तरह बच्ची ने बताया, अस्मा ने, बेटा ये लेक्चरर की पोस्ट पे जब मैं गया, मेरे साथ जो 5 लोग आए, यानी सॉरी मैं 5वां था, 4 लोग थे। उस वक्त मैं जस्ट मास्टर्स था, मेरा एमफिल कंप्लीट नहीं था। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या था मेरे साथ बाकी 4 लोग, उन 4 में से 3 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एमफिल किया हुआ था, 1-2 लोग सीएसएस की तैयारी भी कर रहे थे और साइटेड थे सब लोग। लेकिन क्या था बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैंने उन्हें जस्टिफाई किया और मेरा इंटरव्यू वाकई ही 44 to 45 मिनट्स का था। और आप बिलीव करें बच्चों, ड्यूरिंग इंटरव्यू एक सेकंड के लिए भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि अल्लाह गवाह है, मैं इतना एंजॉय कर रहा था उस इंटरव्यू को कि मेरा दिल चाहता था ये और क्वेश्चन करें और मैं आंसर करूं, ये और क्वेश्चन करें मैं और आंसर करूं। ठीक हो गया। और वो टाई वाला मैटर तो बच्ची ने आपको बताया ही है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि जब उन्होंने कहा ना कि इस टाई को अनटाई करें और दोबारा बांध के दिखाया अगर आपने खुद बांधी है, बेटा मैंने ना चाहते हुए भी उनसे कह दिया कि सर प्लीज टाइम नोट कीजिएगा। बड़ा हम्बली मैंने उनसे कहा, तो खैर वो मुस्कुराए, वो कहते क्या मतलब, मैंने कहा सर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। तो जब उन्होंने कहा आई थिंक 34 या 36 सेकेंड्स, ठीक है, तो बेटा बताने का मतलब ये है कि बेटा आप में वो गट्स होने चाहिए, आपको पता हो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किस कलर का ड्रेस कैरी किया हुआ है, आपके कोट का कलर क्या है, आपकी पैंट का, शर्ट का, टाई का कलर क्या है, आपके शूज का कलर क्या है, आपके कुर्ता शलवार का, वेस्ट कोट का कलर क्या है, बच्चियों में से आपके दुपट्टे का कलर क्या है, आपकी केन है, इस पे जो है ना कतन रेड रिबन नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो आपको पता होना चाहिए क्यों है। आप रूम में जाएं तो अपनी मोबिलिटी स्किल्स यूज करते जाएं। और बच्चों एक चीज और इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों कभी अगर आपको वो ये कहें, आपने रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्स करना है कॉन्फिडेंटली बट हम्बली, ठीक है, और आपने रिस्पॉन्स करना और स्पीड आपने बड़ी नॉर्मल रखनी है, ठीक है। अच्छा उसमें क्या है कि अगर वो आपसे कहें कि नहीं भाई फला कंसेप्ट जैसा आपने कहा ऐसा नहीं है, तो बच्चों आपने आर्गुमेंट्स में नहीं आना, आपने कहना है रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर या ऑनरेबल मैडम, मैंने फला जगह से, फला बुक से, फला आर्टिकल से पढ़ा था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा है, लेकिन प्लीज आप मुझे करेक्ट कर दें। यानी उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, आप उन्हें आपके रेफरेंस का भी पता चल जाएगा और वो आपको करेक्ट भी करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों नेगेटिव आर्गुमेंट्स में, बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। ये और इंपॉर्टेंट चीज थी इंटरव्यू के हवाले से। अब बच्चों मैंने कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताया, थोड़ा सा बच्चों तरतीब आगे पीछे थी, कुछ मैंने स्कोप बताया स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, डिग्री का, ठीक हो गया। आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात की, इदारों की बात की, और ये बात की कि आप टेस्ट इंटरव्यू में कैसे अपेयर हो सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं, और थोड़ा सा बच्चों मैंने आपको अपने बारे में बताया। अब बच्चों मैं अपने एंड से वाइंड अप कर रहा हूं और इंशाल्लाह आपको हम ऑफर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। लेकिन जिस तरह से जुहेब ने और अस्मा ने कहा कि हैंड रेज करके बच्चे आएंगे और इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करेंगे। ओके सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। 1 घंटा तकरीबन 5 मिनट हो गए आपको सेल्फ विदाउट एनी सेकंड पॉज लेते हुए बोलते हुए।
तो ये आपका जोश और वलवला जाहिर करती है चीज कि आप यहाँ वेबिनार में जैसे कर बोल रहे हैं, आप क्लास में तो फिर इससे भी ज्यादा। बाकी बहुत खुशी हुई कि आप आए, और पहली बार हमने काफी वेबिनार अभी तक 4-5 होस्ट किए हैं। इस वेबिनार में हम तादाद 60 से नीचे नहीं आई, तो ये बताती है कि वाकई कि जो तारा चमकता है फिर वो दूर तक दिखाई देता है। तो एक तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर बच्चों की तरफ चलता हूँ। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो सर के रेगुलर स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो जो सर के स्टूडेंट नहीं रहे या सर को नहीं पहले सुना, उनको हमने ज्यादा मौका देना बोलने का, ताकि वो सर से क्वेश्चन पूछ सकें। दूसरी बात ये कि एक ही बार आपको मौका मिलेगा, विदाउट अ मिनट आपने अपना क्वेश्चन, चाहे 1 है 2 है 3 है, 1 मिनट के अंदर करना है। अगर किसी ने कोई सजेशन देनी है तो वो हमारे ग्रुप में देगा। यहाँ पे सिर्फ आपके क्वेश्चंस एंटरटेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सीनियर भी हैं, सरफराज साहब के कोलीग भी रहे हैं, नईम भाई हमारे साथ अभी कनेक्टेड में, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। फिर सेकंड नंबर पे सवेरा आपने हाथ खड़ा किया था, आप नईम भाई के बाद आपने बोलना है। जी नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा देर हो गई तो मैंने कहा लगता है मैंने आज का वेबिनार मिस कर दिया, लेकिन वो हुआ ही ऐसा कि वेबिनार भी थोड़ा देर से शुरू हुआ है। तो मैं एक तो जो क्वेश्चन है, चले मैं पहले वो पूछ लेता हूँ कि जो ब्रेल प्रोफिशिएंसी का क्राइटेरिया आजकल चल रहा है, उस हवाले से थोड़ा आपने बताना है कि इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में से पासिंग मार्क्स कितने रखे हुए हैं और टोटल मार्क्स जो है वो इन्होंने किस तरह इनको डिवाइड किया हुआ है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि 2016 की बात है, 2016 में बल्कि 15 के लास्ट में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। तो मेरे जो कुछ दोस्त भी थे और कुछ और भी लोग के यार तुमने कहाँ सेलेक्ट होना है, तो तब फिर सरफराज साहब से मेरी अचानक ही किसी दोस्त के ज़रिए बात हुई। तो उस वक्त इनकी गाइडेंस से व्हाट्सएप या मीट का दौर उस वक्त इतना नहीं था, हम ये बकायदा हमें कॉन्फ्रेंस कॉल पे जो है थ्रू मोबाइल फ़ोन हमें पढ़ाया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनकी गाइडेंस से मैं एज अ टीचर 2016 में जब पोस्ट आई तो सेलेक्ट हुआ। तो सर अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपना ख़ास फजल करम रखे। आपने शेर सुनाया था तो मुझे लगा मुझे भी एक सुना देना चाहिए आपके लिए। सर, एहसास की कंदील से रोशन हो जिसका दिल, फिर उसे किसी जनों की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो है ना नईम भाई, आपकी कम्प्लीमेंट्स के अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता फरमाए। और जी नईम भाई, मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि जो ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका क्राइटेरिया, तो फेलोज जो इसके टोटल मार्क्स हैं वो तो हैं 100। अब 100 मार्क्स को इन्होंने 8 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उसमें आप लोग जरा तवज्जो से सुनिएगा। इसमें है जो इंग्लिश और उर्दू का पोर्शन है। इंग्लिश और उर्दू में इंग्लिश के रिटन के मार्क्स भी 15 हैं और रीडिंग के मार्क्स भी 15 हैं, 13 मार्क्स हो गए। इसी तरह जो उर्दू का हिस्सा है, उर्दू सब्जेक्ट है, उसके भी रिटन के मार्क्स भी 15 हैं और रीडिंग के भी 15 हैं, 60 हो गए। इसी तरह अरेबिक 10 रिटन के 10 रीडिंग के 80, और मैथमेटिक्स में 10 रीडिंग के और 10 जो है वो 10 रिटन के 10 रीडिंग के। तो फेलोज इस तरह से 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं और हर सेगमेंट में, हर पार्ट में 50% मार्क्स लेना जरूरी है। यानी इंग्लिश, उर्दू, रीडिंग में भी 15 में से 8-8 नंबर लेना जरूरी है और रिटन में भी 15 में से 8-8 नंबर लेना जरूरी है। इसी तरह अरेबिक और मैथमेटिक्स, रिटन और रीडिंग दोनों में से 5-5 नंबर लेना जरूरी है। तो हर एरिया में, हर सब्जेक्ट में अलग अलग, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी 50-50% मार्क्स लेना जरूरी है। इवन के ऐसा केस भी होता है कि बच्चों के मोर देन 75% मार्क्स हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में, रीडिंग या राइटिंग में लेस देन 50% है, तो पैनल उसे फेल कर देता है। तो बच्चों हर जो है ना वो कह लें कि एरिया में, सब्जेक्ट में, रीडिंग और राइटिंग दोनों में 50% से अबव मार्क्स लेना जरूरी है। ये क्राइटेरिया है। जी सर, थैंक यू। सवेरा आप क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद खान हसन रियाज। सरफराज साहब, आपके स्टूडेंट और हमारे दोस्त ने भी हाथ खड़ा किया हुआ, उसको बाद में मौका दें कि रहने दें आज?
नहीं नहीं दे देते हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं चले है। अभी सवेरा करें, उसके बाद खान हसन रियाज, फिर आगे जी अनाउंस करते जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। सर मैं सवेरा बात कर रही हूँ सरगोदा से। मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हूँ। मैंने रिसेंटली अपना बीएस एजुकेशन कंप्लीट किया है और अब मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं जनरल एजुकेशन से स्पेशल एजुकेशन की तरफ स्विच करना चाहती हूँ। तो सर पहले मेरा इरादा था कि मैं बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर लूँ, लेकिन फिर मेरी एक टीचर्स हैं, उन्होंने कहा है वो भी स्पेशल एजुकेशन में एसएससीटी की जॉब कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि बच्चे जो पीपीएससी है वो बीएड और एमएड की डिग्रीज को कंसिडर नहीं कर रही। या तो आपको दोबारा से बीएस इन स्पेशल एजुकेशन करना पड़ेगा या फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सर मैं जी पूछना ये चाह रही थी कंटिन्यू कंटिन्यू रखें, शाबाश। पूछना ये चाह रही थी कि अगर मैं जो ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एडी बेस्ड 2 इयर्स प्रोग्राम है 2.5 इयर्स, अगर मैं वो कर लेती हूँ तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हो सकती हूँ एसएससीटी के लिए या जेएसटी के लिए? हाँ जी बच्चे, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। और बच्चे जो करंट सिनेरियो है, जो करंट पॉलिसी बनाई है डिपार्टमेंट ने, बच्चों अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन और एमएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ था, अनफॉर्चुनेटली बच्चों इन्होंने वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए। अब मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कैरियर एट स्टेक है। तो बच्चे देखें, अभी एक पॉलिसी बन गई, बेशुमार लोगों ने इसके खिलाफ केस जरूर किया हुआ है, लेकिन देखें वो रिवर्स हो ना हो। तो बेटा कत्तन अपने आप को रिस्क में नहीं डालना और देखिए अपना कैरियर सिक्योर करें। तो बच्चे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना, जो आपने बीएस स्पेशल एजुकेशन किया, आप अपनी यूनिवर्सिटी से इसकी इक्विवेलेंस लें बैचलर्स की। अगर यूनिवर्सिटीज ने, हायर एजुकेशन ने अगर अपनी पॉलिसी, अपना क्राइटेरिया चेंज नहीं किया, तो बच्चों ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि यूनिवर्सिटीज बीएस वाले स्टूडेंट्स को बैचलर्स की इक्विवेलेंस दे देती हैं और उस इक्विवेलेंस की बेस पे आप 2 इयर्स जो पोस्ट एडीपी प्रोग्राम है बीएस का, उसमें एडमिशन ले सकती हैं। इसमें दूर ना जाए, मैं आपको अपने ही कॉलेज की एडमिशन की, अपने ही कॉलेज की एग्जांपल देता हूं। मेरा कॉलेज 2 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। एक 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है आफ्टर इंटरमीडिएट्स, उसके अलावा 2 इयर्स पोस्ट एडीपी प्रोग्राम है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने 2 इयर्स कह लें कि एडीपी बीए 2 इयर्स बीए किया हुआ है पुराने वाला, या कह लें कि 2 इयर्स कह लें कि बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है, एडीपी डिग्री की हुई है। या ऐसे बच्चे भी जो कि बीएस की इक्विवेलेंस लेके आ जाएंगे, ठीक है, उन बच्चों को भी हमारा कॉलेज इंटरटेन करेगा। तो कॉलेज के बच्चों मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि ये लाइव एग्जांपल मौजूद है और पंजाब यूनिवर्सिटी भी इस तरह के बच्चों को इंटरटेन करती है, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इक्विवेलेंस लें और आप जो कह लें कि 5th सेमेस्टर में पोस्ट एडीपी प्रोग्राम में एडमिशन लें, ताकि आपका कैरियर सिक्योर हो और किसी तरह के रिस्क से में आप मुब्तला ना हो। थैंक यू सर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं। सर मैं खुद मिसाल हूँ इस चीज की कि मेरा जब ऑनर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने इक्विवेलेंस ली, यूनिवर्सिटी ने पहले नहीं दी, जरा पीछे पड़े तो फिर इक्विवेलेंस मिल गई। और सर आपका मशवरा था कि पुत्र एमए कर ला, और अल्हम्दुलिल्लाह किया, अब सिलेक्शन भी हुई है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वसीम बेटा बहुत मुबारक हो आपको। खान हसन रियाज और इसके बाद फैसल अली और मुबशर जहांगीर, ये तरतीब याद रखिएगा। खान हसन रियाज आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चे सर थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप ने जो बात की कि हम किसी भी ख़ास ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते। एनीवेज मैं क्वेश्चन करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा ये है कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक आउटलाइन हो, एक सेट बात हो जिसमें ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो मैं उसको फॉलो करते हुए सारी तैयारी करूँ, मटेरियल लर्न करूँ। तो क्या मुझे ऐसे कोई आउटलाइन प्रोवाइड हो सकती है आपके थ्रू जिसमें सारे सब्जेक्ट्स और उनके टॉपिक्स मौजूद हों?
दूसरा मेरा सवाल थोड़ा सा इससे हट के है। मैं टेक्टाइल तरीके से ज्योग्राफी लर्न करना चाहता हूँ, वर्ल्ड ग्लोबली या नेशनली। तो इस हवाले से कोई टूल्स वगैरह हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए? और चीज़ ये है, बस छोटा सा मतलब मैं ज़्यादा कायल नहीं हूँ पास पेपर से तैयारी करने का, लेकिन जस्ट ओवरव्यू लेने के लिए अगर पास पेपर्स वगैरह अवेलेबल हो सके, क्योंकि मैंने काफ़ी इस हवाले से तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ मिली नहीं और कोई कुछ पैटर्न भी नहीं मिला तैयारी करने का। ठीक है, एक मिनट, ये माइक म्यूट, एक मिनट सर, ये माइक म्यूट कर दें सबके। ये बीच में बच्चों जब तक कहा ना जाए माइक अनम्यूट ना किया गया, डिस्टॉर्शन आ रही थी, इतनी अच्छी आवाज थी। सर अब आप आंसर कीजिए। जी अच्छा बच्चों, जो बच्चे ने क्वेश्चन किया हसन रियाज ने, अच्छा बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि देखिए बच्चे जो है ना कह लें कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स की आउटलाइन मौजूद है, ठीक है ना, यानी कह लें कि अगर आप कहें कि कंप्लीट टॉपिक्स की आउटलाइन, अच्छी पता है क्या है, बेसिक आउटलाइन तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उसमें एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कोर सब्जेक्ट्स या जनरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये बेसिक आउटलाइन तो हमारे पास ही अवेलेबल है। लेकिन बच्चे अगर आप कहेंगे डिटेल्ड आउटलाइन के हर सब्जेक्ट की भी आगे सब टॉपिक्स की आउटलाइन मिल जाए, तो बेटा ये कितना वास्ट सब्जेक्ट है कि एप्रोप्रिएट आउटलाइन नहीं मिलती। आपको यही करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे एनाटॉमी है, एनाटॉमी के लिए आप जो है वो स्टडी करें। इसमें एक बेसिक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिस तरह से क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, ओल्ड एंड न्यू बोथ एडिशंस। एनाटॉमी के लिए कंप्लीट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 60% to 70% चीजें उससे कवर हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं ऑफर करूंगा आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स, वो इंशाल्लाह अनाटॉमी को 90%, अनाटॉमी और आई डिसऑर्डर्स को 90% कवर कर जाती है। इसी तरह बच्चे हम बेसिक आउटलाइन भी मौजूद है और जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें डिटेल से तमाम टॉपिक्स भी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग्स हम स्टेप बाय स्टेप जुहेब के साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह वो फर्दर आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन बच्चे अगर आप रिटन फॉर्म में कहें तो रिटन फॉर्म में मैंने खुद बेशुमार बुक्स को पढ़ा, बेशुमार आउटलाइंस देखी। बेटा इतनी कह लें कि 100% एक्यूरेट आउटलाइन नहीं है, लेकिन इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ द एजुकेशन, इन बोथ यूनिवर्सिटीज की जो बीएस की आउटलाइन है, मैं समझता हूं कि वो काफी रीजनेबल है। बच्चे उस आउटलाइन को अगर आप कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप 75 to 80% चीजों को कवर कर लेते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की आउटलाइन को अच्छे से गो थ्रू करें, टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स, तो इंशाल्लाह आपकी मोस्टली चीजें कवर हो जाएंगी। जी बच्चों, ये तो था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग आउटलाइन। सेकंड बच्चे, आपने मैप की बात की, ग्लोब की बात की, तो बच्चे उसमें ये है कि टेक्टाइल मैप्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमें एक बहुत बड़े टेक्टाइल मैप की जरूरत होती है। जो टेक्टाइल मैप्स मैंने देखे हैं वो पार्ट्स में हैं, छोटे छोटे पोर्शंस हैं। मिसाल के तौर पे अब जो है ना कह लें कि पाकिस्तान का जो मैप है, उस मैप को जो मैंने देखा उसको एटलीस्ट उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 40 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और फिर उसकी टेक्टाइल मैपिंग की है। क्योंकि बच्चे हमें ऐसी इम्बोज्ड और रेज्ड लाइन चाहिए जिनको प्रॉपर हम कह लें रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है ना। अगर लाइन इतनी कह लें कि छोटी मौजूद है, इतनी नैरो है, जिनको हम रिकॉग्नाइज ही ना कर सकें, जिससे हम अंडरस्टैंड ही ना कर सकें, उसका फायदा कोई नहीं है। तो इस तरह के मैप्स अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह उनका सोर्स भी हम आपको कंफर्म करके बता देंगे, लेकिन उनको बड़ी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करना पड़ेगा, और उससे ये कि आपका जियोग्राफी का कंसेप्ट है वो किसी हद तक क्लियर हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट जिनके नाम लिए थे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर डिलीवर किया है, और मेरा जो ख्याल है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया ये नॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह 3 to 4 months, आई थिंक 5 months से भी ज़्यादा लग जाते हैं हमें
बच्चों को देते देते आपने 1 घंटे में इसको कंप्लीट किया। इसके लिए सर बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा आप पे फ़ख्र है, ठीक है। और सेकेंडली जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि सर डिफरेंट स्टूडेंट्स मेरे पास भी आज आए हैं, कल भी आए थे, वो डिफरेंट ऐसे आर्टिकल्स को रीड करके आ जाते हैं जिसमें नॉलेज ऐसा प्रोवाइड किया है जिसमें डिफरेंट एम्बिग्विटीज होती हैं। लाइक आज एक पर्सन आया जिसने मुझे कहा कि आइडल यू स्कूल 1922 में बना है, मैं कह रहा हूँ 1920 में बना है, वो कह रही है 1922 में बना है। और उसके बाद गुंग महल वो कराची में उसने बना दिया है, मैंने कहा ये तो लाहौर में है, गुलबर्ग में। तो इस तरह का नॉलेज को हम डिस्करेज किस तरह से करें और जो ऑथेंटिक नॉलेज है उसको किस तरह से हम रीड करें, इसके हवाले से थोड़ा सा आप बता दें। जी बेटा, मैं बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। सेकेंडली बेटा, जो मेरे पास भी बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, अभी भी मेरे पास ग्रुप में ऐसे बच्चे मौजूद हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करें कि जो स्टडी करनी है ना बेटा, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, जो डायरेक्ट कह लें कि गूगल पे चले जाते हैं बेटा, गूगल से अगर आपको 75 to 80% वैलिड इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो बेटा 20 to 25% ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कि जो इनएप्रोप्रिएट है, इनएक्यूरेट है, जिसके फेक रेफरेंसेस हैं। तो इसलिए बेटा मैं एक तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें बुक्स से। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी, क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, उसके बाद बेसिक कोर सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिफाइड हेडमास्टर्स गाइड है बच्चों, बहुत अच्छी बुक है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों जो है ना, मुनासिब नहीं है कि मैं किसी किताब का नाम लूं यहाँ पे कि वो किताब ना पढ़ें, बिल्कुल गैर मुनासिब है। लेकिन बच्चों मैं ये भी कहूंगा कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि हमारे बच्चे उल्टा परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों स्पेशल एजुकेशन के लिए के बच्चों के लिए आसान किताब यही है, और मैंने कहा कि तकरीबन ये 60 to 75% चीजों को कवर करती है शॉर्ट वे में, लेकिन 60 to 75% मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चों एक तो बुक से स्टडी करें। सेकेंडली ये है कि बच्चों यानी फर्स्ट बुक से स्टडी करें, सेकेंडली ये बच्चों आर्टिकल्स लें, लेकिन बेटा वो आर्टिकल्स लें जो कि आर्टिकल्स लेटेस्ट हैं। मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि बहुत पुराने आर्टिकल भी हों तो 2000 से बाद के हों, और कंफर्म करें कि वो पेयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हुए हैं, पेयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हुए हों, वैलिड आर्टिकल्स हों, तो बेटा वहां से स्टडी करें, ठीक हो गया। बेटा मैंने खुद देखा, मैं बच्चों को एनाटॉमी के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ पढ़ा रहा हूं, बच्चे गूगल से सर्च करके कुछ लेके आ जाते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू आइडिया रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज हैं 14, गूगल पे सर्च करेंगे कभी 13 निकल आएगा, कभी 11 निकल आएगा। तो बेटा गूगल पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह जो है ना, बुक्स में भी कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, गूगल पे भी, कि हुअर्स केन इंट्रोड्यूस करवाई गई 1944 में, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आ रहा है 1844, ठीक है, जबकि केन का उस वक्त वाइट केन का नामो निशान भी नहीं था। तो बच्चों कोशिश करें कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक आर्टिकल्स हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश हुए और ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको स्टडी करें। और सेकेंडली बच्चों मैं कोशिश करता हूं, देखिए बच्चों गलती किसी भी इंसान से हो जाती है, इन बुक्स में भी बेशुमार मिस्टेक्स हैं। जिस तरह से इसमें जो है ना, हमारी क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसकी चार्ल्स बुनेट सिंड्रोम की थोड़ी गैर मुनासिब है, या जो है ना वो कह लें कि ऑप्टिकल नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस को उसमें थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों मिस्टेक हर इंसान से हो जाती है, जो मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूं हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, लेकिन बच्चों हम कोशिश ये करते हैं कि जो डिलीवर करना है वो डिफरेंट बुक से स्टडी करके, डिफरेंट सोर्सेज से उसको कंफर्म करके फिर डिलीवर करते हैं। तो इस वजह से वो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जो कहते हैं मुझे कहीं से भी ठीक इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या बहुत एम्बिग्विटीज हैं, बहुत डिफरेंस है, बेटा मैं हम्बली उस बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा वो कोशिश करे मेरे डिफरेंट 2 बैचेस की रिकॉर्डिंग सुन ले। उस रिकॉर्डिंग को जब वो कंपेयर करेगा ना, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह उसके जो है ना वो
कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये हमारी रिकॉर्डिंग्स वॉलंटियरली अवेलेबल हैं, ये हमारी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, ठीक है ना, जो बच्चा कांटेक्ट करेगा उसको मिल सकती हैं। और किसी हद तक मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह 80 to 90% टेस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन उन बच्चों की हो सकती है बेटा। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। आखिरी 4 क्वेश्चन हम लेंगे अभी। मुबशर जहांगीर, उसके बाद एम नुमान, एम राजा आसिफ और समरा। इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में लेके फैसल जो है ना वो एंटरटेन कर देंगे आपको वहां पे। ये लोगों का काफी टाइम हो गया, सर का टाइम बड़ा कीमती है। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए, मुबशर जहांगीर पहले, उसके बाद मोहम्मद नुमान, राजा मोहम्मद आसिफ और समरा मुनसिफ, ये बच्चे क्वेश्चन करेंगे अपना 1 by 1। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर जहांगीर बात कर रहा हूँ विहाड़ी से। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेक्चर सुना, काफ़ी अच्छा लगा, बेहतरीन, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने दी, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा स्पेशल एजुकेशन की जो डिग्री है इसका क्या स्कोप हो सकता है? लेक्चरशिप, ये जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा, जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में या फिर ओवरऑल जर्नल जैसे एजुकेशन की फील्ड में जाके स्कोप मिलता है, इस हवाले से अगर कुछ बता सकें। जी मुबशर बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पॉइंट को मैंने मिस किया, सॉरी, जबकि प्राइवेट सेक्टर को मैंने डिस्कस करना था। देखिए बेटा, अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिवर्सिटीज में कह लें कि वो इंडिविजुअल एलिजिबल है जिसके पास एटलीस्ट एमफिल की डिग्री है, एमफिल स्पेशल एजुकेशन, जिसका 3.0 जीपीए के साथ कंप्लीट है, और जिस बच्चे की, जिस इंडिविजुअल की कुछ 2-4 पब्लिकेशंस भी हैं। क्योंकि बेटा यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एक लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट आई, और मेरा ख्याल है अबव 50 कैंडिडेट्स थे जो कि पीएचडी डॉक्टर्स हैं, जिनकी 20 से ज्यादा कह लें कि पब्लिकेशंस हैं। तो बेटा यूनिवर्सिटी लेवल पे तो कंपटीशन इस हाई लेवल का है कि बेटा जो है ना वो कह लें कि जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन नाउमीद होने की बात नहीं है, हमारे वो बच्चे जो एमफिल कर रहे हैं, कर चुके हैं, और जो आगे पीएचडी करना चाहते हैं, बेटा कम से कम एमफिल भी जिन्होंने कर लिया है वो इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2016 में मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर अपॉइंट हो गया था सिंगल सीट पे। तो बेटा कंपटीशन से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपटीशन है, और वही बात अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं तो यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट भी आपको बेटा जरूर सिलेक्ट करेगी। जबकि आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की तो बेटा प्राइवेट सेक्टर में हमारे ना जो स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपैरेटिवली कम है। जिस तरह से मैं अगर ओवरऑल पंजाब की बात करूं, कुछ सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरह अजीज जहां बेगम ट्रस्ट, राइजिंग सन इंस्टीट्यूट, उसके बाद रेंजर इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद पीएफ का इंस्टीट्यूट है, मुल्तान में है मुल्तान में ही है मोहम्मद बिन कासिम, फिर कश्मीर में है हमारा एक इंस्टीट्यूट उकाब, अल फैसल है। बेटा ये इंस्टीट्यूशंस हैं सही, लेकिन बेटा ये इंस्टीट्यूशन मोस्टली एनजीओ बेस्ड हैं, ट्रस्ट बेस्ड हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि कह लें कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ है, लेकिन बेटा अगर आप कहें कि अगर उसे आप अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करें और आप समझें कि उसी से वाबस्ता रह के आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो बेटा अगर आपका कोई साइड सोर्स है इनकम का, अर्निंग का, फिर तो बेटा ठीक है। अदरवाइज बेटा इनमें से वो इंस्टीट्यूशन जो अच्छा पे कर रहे हैं ना वो 25 to 30,000 पे कर रहे हैं। मैं डिमोटिवेट कतई नहीं कर रहा आपको, लेकिन बेटा एक फैक्ट है, एक रियलिटी है कि प्राइवेट सेक्टर हमें क्या यानी किस तरह से एडजस्ट कर सकता है। तो बेटा 25 to 30,000 में तो जो आपने सूटेड बूटेड होके सुबह स्कूल जाना है ना, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं बेटा वो भी नहीं पूरे होते। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर फॉर टाइम बीइंग, तो जब तक आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते, और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह मैंने देखा अजीज जहां के, अल फैसल के, उकाब के जो टीचर्स हैं उनकी ब्रेल बहुत अच्छी होती है, जो यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह करके आए होते हैं या यहाँ टीचिंग की होती है। लेकिन बेटा ये इतना पे नहीं करते कि आप जो है ना अपने मामलाते जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से चला सके। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर है जरूर, एक तो लिमिटेड सा है, और बेटा दूसरा फिर जिस तरह मैंने बताया कि वो ट्रस्ट बेस्ड हैं, तो टीचर्स को इतना पे नहीं करते। और बेटा एक और क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, ये बच्चे ने क्वेश्चन किया था
खान हसन रियाज ने पास्ट पेपर्स का। तो बेटा पास्ट पेपर्स के बारे में मैं ये समझता हूँ कि बेटा वो पास्ट पेपर स्पेशल एजुकेशन का जिसे 5 साल से ज्यादा हो जाए बेटा वो आउटडेट हो जाता है, वो आउटडेटेड होता है। और 5 साल के आपको पास्ट पेपर्स कितने मिलेंगे, 4 या 5, तो बेटा वो प्रैक्टिस के लिए तो गुजारा करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनसे किसी हद तक तैयारी हो जाएगी, बेटा इम्पॉसिबल। इसलिए बेटा पास्ट पेपर्स को देखें जरूर। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, बच्चों में टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। बच्चों, कुछ बच्चों का माइंडसेट है कि जो है ना कारवान वालों की, भट्टी वालों की, XYZ की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स लेके हम जो है टेस्ट के और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, PPSC की, स्पेशल एजुकेशन की। तो बेटा कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेंट से आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव टाइप मटेरियल से बेटा प्रैक्टिस तो हो सकती है लेकिन तैयारी कभी नहीं होती। बेटा तैयारी के लिए आपके पास सब्जेक्टिव टाइप कंटेंट होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। जी एम नुमान। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस जी सर एक्चुअली प्लीज पार्डन मी, मैं जरा सफर में हूँ, लेकिन आपका सेशन भी इम्पोर्टेंट था और 1-2 क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप एड्रेस कर दें। जी सर ऐसा है कि एक तो अभी मेरी रिसेंट डिग्री कंप्लीट हुई है, मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन में AIOU से। तो इससे पहले मेरा BS ऑनर्स था इंग्लिश लिटरेचर में। तो अभी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे थे, तो उस वक्त तो मैंने जब एडमिशन लिया AIOU में तो मेरे से नहीं पूछा गया, नहीं मांगा गया। तो अब जब मैं क्या ये अप्लाई करूँगा नेक्स्ट, जब जो भी सीट्स वगैरह आती हैं, तो उसका कोई इशू तो नहीं हो सकता? दूसरा सवाल सर इससे रिलेटेड यह है कि नेक्स्ट जो स्पेशल एजुकेशन में जो सीट्स हैं JSCT की या SSCT की, ये कब एक्सपेक्टेड है? थैंक यू। जी बच्चे, मैं दोनों क्वेश्चन को इंशाल्लाह एड्रेस करता हूँ। देखिए बेटा, जो इक्विवेलेंस की रिक्वायरमेंट है ना, वो बेटा हायर एजुकेशन की और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है। यानी जब आपने एडमिशन लेना है, जिस तरह मैंने बात की पोस्ट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 5वें सेमेस्टर में या मास्टर्स में, अब आपको पता है 2 इयर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम तो HEC ने खत्म कर दिया है। अब बेटा इन बच्चों के लिए जस्ट पोस्ट एसोसिएट डिग्री है। तो बेटा ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, ये PPSC की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो इस हवाले से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आपका MS स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट है तो बस बेटा आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, उसमें अब 60% मार्क्स हों, और सेकेंडली आपके पास ब्रेल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इशू करता है। सेकेंडली बच्चे, जो आपने बात की कि JSCT SSC की पोस्ट, बेटा JSCT तो डिपार्टमेंट ने, JSCT VI तो रिसेंटली अपॉइंट किए हैं। बेटा SSCT की पोस्ट कहने एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि डिपार्टमेंट 50% लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करता है और 50% को प्रमोट करता है। तो बेटा डिपार्टमेंट इस साल 20 JSCTs को SSCT की पोस्ट पे प्रमोट कर चुका। तो यानी समझे कि 20 सीट्स तो कंफर्म डी हुए SSCT, और इंशाल्लाह तवक्को है, अभी हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, इट इज एक्सपेक्टेड कि अक्टूबर-नवंबर तक ये SSCT की पोस्ट इंशाल्लाह अनाउंस होंगी। और जहां तक बात है JSCT की पोस्ट का, तो बेटा इदारे अपग्रेड हो रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी सेहत रखे तो 2026 में JSCT की पोस्ट भी ज्यादा से ज्यादा मई-जून 2026 तक जरूर आएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन राजा M आसिफ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, राजा मोहम्मद आसिफ, आप कैसे हैं? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन सर मेरा ये है कि मैंने ये सुना था कि आप ट्रेनिंग करवाते हैं पेपर्स की तैयारी की, तो उससे हम किस तरह अवेल कर सकते हैं? एंड सेकंड थिंग ये है कि मैंने जब स्पेशल एजुकेशन में MA किया तो मैंने सर हामिद नकवी, कर्नल हामिद नकवी, उनके यूट्यूब से तैयारी की थी और PFFB की बुक से। तो PFFB वालों की बुक्स जो थी वो तो काफ़ी उसमें डिटेल थी, लेकिन जो सर हामिद नकवी थे वो काफ़ी उसे शॉर्ट करके और बड़े सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करते थे। तो उससे मेरे 67% मार्क्स आए हैं। तो आप मुझे ये काइंडली बता दें कि मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ कि जैसे सीट्स अनाउंस हों तो मैं उसके लिए इजीली पेपर दे सकूं। तो उसका आपकी जो तरफ है वो किस तरह हम ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए बच्चे, एक तो मैं आपको जिस तरह बताता चलो माशाल्लाह कि वेरी गुड के हामिद नकवी साहब के जो है ना यूट्यूब चैनल से आप सुन के और नोट्स वगैरह वहां से प्रिपेयर करके आपने माशाल्लाह 67% मार्क्स ऑब्टेन किए। वेल डन, वेरी गुड। क्योंकि रिक्वायरमेंट 60% है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लर्नर्स हैं।
अच्छा बच्चे, सेकेंडली जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पीपीएससी का टेस्ट और इंटरव्यू है उसके लिए जो चीजें मैंडेटरी हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, वो आप अगर चाहें तो दोबारा रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अच्छा बेटा, जहां तक बात है मेरे सेशन की, देखिए बच्चे, मेरा जो इस वक्त चल रहा है पीपीएससी का बैच 8 चल रहा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 बैचेस को प्रिपरेशन करवा चुका हूँ। और उसमें मेरे जो लर्नर्स थे वो जस्ट अभी ये जो 50 सीटें आई हैं, आप इसे लकीली कह लें या अनलकीली जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 50 सीटें आई हैं जेएससीटी की, या तो बच्चे इन पोस्ट के लिए अपेयर हुए थे और उन 50 में से अबाउट 35 मेरे बच्चे सिलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा मैंने सेशन स्टार्ट करवाए थे, मेरा ऑनलाइन सेशन होता है गूगल मीट पे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने कुछ उसके लिए फी वगैरह भी रखी है, लेकिन बेटा हमारा जो मैकेनिज्म है वो यही है कि वो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हमें पे करें, ठीक हो गया। तो बच्चों की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने जो फी का मैकेनिज्म और सारा सिस्टम रखा हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी इस तरह गूगल मीट पे क्लास होती है वीक में 4 डेज, और 2 से 2.5 माह का हमारा सेशन होता है। उस दौरान जो है ना कह लेंगे हम इसी तरह डिस्कशन करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एंड तक तमाम कंसेप्ट्स को रिगार्डिंग टेस्ट और इंटरव्यू कवर करें। तो ये बेटा मेरा मैकेनिज्म है प्रिपरेशन करवाने का। जी बेटा, जिसने भी तैयारी करनी होगी हम कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे सर। बता दें सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से बता दें कि किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है, तो मेरे साथ कई और लोगों का भी भला हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं राजा मोहम्मद आसिफ, हमारा जो सीयर अपॉर्चुनिटी ग्रुप है उसमें हम डिटेल में बता भी देंगे, और सर की जो टीम है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर कर देंगे, और हम फैसले को कहेंगे कि वो एक जर्नल ग्रुप अगर इनका बना हुआ है इंफॉर्मेटिव ग्रुप, तो उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि लोग ज्वाइन कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी समरा, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे वेबिनार। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम समरा मुंसिफ। मैंने अभी रिसेंटली बीएससी एजुकेशन में फातिमा ज़हरा यूनिवर्सिटी से, एंड देन मुझे एमफिल करना था स्पेशल एजुकेशन में फॉर एआईओयू, बट मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। प्लीज अपने वर्ड्स रिपीट कीजिएगा, शाबाश, और थोड़ा लाउडली बोलें। जी सर। अच्छा सर, मैं समरा मुंसिफ बात कर रही हूँ, और मैंने रिसेंटली बैचलर्स कंप्लीट किया बीएस एजुकेशन में फातिमा ज़हरा यूनिवर्सिटी से, और अब मैंने एमफिल करना था तो स्पेशल एजुकेशन में करना था, बट उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैंने एआईओयू से वो सर्टिफिकेट कोर्स में जो पीजीडी डिप्लोमा होता है उसमें अप्लाई किया मैंने, तो उसके बाद 1 ईयर के बाद मैं एलिजिबल होंगी एमफिल के लिए। बट मैं ये चाह रही हूँ कि वो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे उसके लिए अपीयर होते या उसके लिए एलिजिबल होते होते कि जॉब के लिए मैं एलिजिबल होंगी। तो वो इस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद मैं एलिजिबल हो सकती हूँ पीपीएससी के लिए या नहीं? एमफिल के लिए तो क्योंकि टाइम होता है, और मैं साथ में जॉब भी कर रही हूँ, एक एनजीओ बेस्ड स्कूल है वो भी स्पेशल है, उजाला स्कूल वाक एंड में, यहाँ पे मैं जॉब भी कर रही हूँ। वेल, अच्छा बच्चे, एक तो ये बच्ची के लिए भी आंसर है, समरा के लिए, और बेटा बाकी सब लोग भी सुन लें। देखिए बेटा, हमारे कुछ बच्चे, जिस तरह वसीम ने एग्जांपल दी, वसीम ने यही किया था कि, और जो हमारी एक और बच्ची अभी जिसने क्वेश्चन किया कि बच्चे बीएस एजुकेशन करने के बाद एमफिल स्पेशल एजुकेशन करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप बीएस एजुकेशन करने के बाद एमफिल एंड पीएचडी स्पेशल एजुकेशन भी कर लेते हैं, तो बेटा आप जेएससीटी और एसएससीटी वीआई के लिए, या कह लें कि कोई भी जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर और सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बच्चों उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि उसके लिए रिक्वायरमेंट है बीएस स्पेशल एजुकेशन या एमएस स्पेशल एजुकेशन। तो बेटा एमफिल और पीएचडी अगर आपका स्पेशल एजुकेशन में है और आपका बीएस या मास्टर्स स्पेशल एजुकेशन में नहीं है, तो बेटा आप एलिजिबल नहीं होंगे, और बेटा इस डिप्लोमा के बाद भी एलिजिबल नहीं होंगे, और इस डिप्लोमा के बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया हम फिर भी कर लेंगे, तो बेटा स्पेशल एजुकेशन के लिए आप फिर भी एलिजिबल नहीं है। तो बेटा इसमें मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये पोस्ट जो है ना वो कह लें कि ग्रेजुएट डिप्लोमा करने की बजाय आप भी बेटा अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ना इक्विवेलेंस लें, और इक्विवेलेंस लेने के बाद बेटा आप पोस्ट एडीपी प्रोग्राम में 5वें सेमेस्टर में स्पेशल एजुकेशन में जो भी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, पीयू है, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर ब्लाइंड है जो मेरा कॉलेज है, या कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट है जो स्पेशल एजुकेशन में करवा रहा है और पोस्ट एडीपी प्रोग्राम में 5वें सेमेस्टर में दाखिला दे रहा है, बेटा इससे आपका टाइम सिक्योर होगा, उसमें आप एडमिशन लें अगर आप पीपीएससी में अपेयर होना चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन की जॉब के लिए। तो बेटा आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वजह से बच्चों माइंड में रखिएगा
कि बीएस स्पेशल एजुकेशन या मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए अगर आप पीपीएससी में स्पेशल एजुकेशन की जॉब के लिए जो है ना वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। ठीक है सर, एक बार दोबारा से आपका बहुत शुक्रिया क्वेश्चंस के लिए। अभी भी हाथ खड़े, लेकिन टाइम 10 बज गए, 2 घंटे से मुसलसल आप हैं यहाँ पे, तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस ग्रुप में एंटरटेन करवाएंगे और रूट करते हैं स्टूडेंट्स को आपकी तरफ जो हमारे ग्रुप से अगर उधर। जी 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 सर। मेरी तरफ से जो है ना वो थोड़ा सा इशू हो गया था, तो जुहैब जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट कि बेटा आपने इतना ऑनर दिया, ठीक है, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात इतने सारे बच्चों तक पहुंची। और जुहैब बेटा मैं कहता हूँ कि हमारा मिशन तो ये है कि जो वीआईपी पोस्ट हैं उसमें 50% 60% मैं कहता हूँ मिनिमम 80% पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट वीआईपी पोस्ट पर सिलेक्ट होने चाहिए। तो बेटा इंशाल्लाह ये हमारा मिशन है, इसलिए अभी तो सर इंशाल्लाह आपने अचीव कर लिया 50% आपकी बदौलत, तो आगे भी इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। और जो बेटा आपकी फाउंडेशन को कभी भी किसी भी वक्त बेटा मेरी टीम की जरूरत हो बेटा हम हर वक्त हाजिर हैं। और बिल्कुल इंशाल्लाह आपसे हम मशवरा लेते रहेंगे और बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बगैर कोई हाल नहीं है, पढ़ेंगे अच्छी जगह पे जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो जरूर अचीव करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार दोबारा से कि आप आए, इंशाल्लाह फिर 1 साल में दोबारा आपको ज़हमत देंगे इसी तरह के वेबिनार की। मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी, खुश रहें सर, जीते रहें। सबका भी शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह के वेबिनार्स इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम लाते रहेंगे। और हमारे स्पीकर सर सरफराज अहमद खान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत टाइम दिया, 2 घंटे तकरीबन। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप हमारे ग्रुप सीयर अपॉर्चुनिटी बोर्ड में पूछ सकते हैं। और बाकी सर सरफराज की सेशन की डिटेल, उनकी टीम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर इंशाल्लाह हम मरतब करके ग्रुप में एक पोस्ट की शक्ल में शेयर कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि इसी तरह के वेबिनार्स और इसी तरह के लोग जो बेलॉस अपने बच्चों की तरह ब्लाइंड कम्युनिटी की कर रहे हैं उनको आपके साथ मिलवाया जाए और आप उनसे मोटिवेशन लें। और बच्चों एक बात वही फिर कि पढ़े बगैर अच्छी जॉब नहीं मिलनी, और ये लोग आप समझ लें। और जो स्पेशल एजुकेशन में या एजुकेशन की सीट्स नहीं आ रही, कुछ बच्चे यहाँ पे मैंने देखे जो एजुकेशन की और उनकी सीट्स का इशू है, तो सीट्स नहीं आ रही तो आप जनरल फील्ड की तरफ भी अपने आप को लेके जा सकते हैं। जनरल जो बीए और एमए बेस पे जनरल नॉलेज अप टू 16-17 स्केल की जॉब्स बीपीएससी और एफपीएससी में आती हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जब आपके सब्जेक्ट की सीट आए, आपको पता चल जाए, आप पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करें। अदरवाइज बाकी दिनों में आप जनरल नॉलेज की तैयारी करके उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, मैं नमान बात कर रहा हूँ, नमान अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। नमान, आपका क्वेश्चन रह गया क्योंकि वो टाइम नहीं था सर के पास, आपका बाद में हाथ खड़ा हुआ, तो वो इंशाल्लाह हम आपको पूछ। जी जी कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ अगर आप मुझे उनकी तरफ से जवाब दे सकें। अगर अच्छा, एक तो मुझे वही मालूम करना था कि मैं अगर टीचिंग के हवाले से मैं इंटर्नशिप करना चाह रहा हूँ तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्या कौन सा इदारा है मौजूद होगा जो इंटर्नशिप करा सके हमें। और दूसरी ये मालूम करना था कि जैसे ये यहाँ पर ब्रेथ कोर्स हम करवा रहे हैं, आप ये प्रोफेशनसी का कोर्स सर्टिफिकेट इसका मिलेगा गवर्नमेंट का। अगर ये गवर्नमेंट का जो टेस्ट होगा, अगर इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट अपेयर हो जाता है जिसकी अगर उम्र गुजर चुकी है, तो फिर प्राइवेट इदारों में क्या इसकी पॉलिसी क्या होगी कि प्राइवेट इदारों में जब मिल जाती है इसकी सर्टिफिकेट दिखाने के बाद। अच्छा, एक तो ये जो इंटर्नशिप है वो पेड तो नहीं होगी, सरकारी स्कूल्स में फ्री होगी। तो वो आप किसी भी स्कूल से, अगर वीआई के स्कूल लाहौर में सनराइज है, शेरा वाला स्कूल है, उनमें से आप फ्री जाके वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, या प्रिंसिपल से बात करके आपको वो मौका दें तो वो आपको मौका दे सकते हैं कि आप आके पढ़ाएं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जहाँ तक ब्रेल प्रोफिशिएंसी की, इसका उम्र से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एज का आपकी जॉब से ताल्लुक है। अगर आप पंजाब में जॉब लेना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपकी एज 45% से अबव नहीं होनी चाहिए, 45 ईयर से सॉरी अबव नहीं होनी चाहिए।
45 ईयर्स तक आप पंजाब के इदारों में एज लेने के अहल हैं। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिन पे हम अहल नहीं है, जैसे कि पीएमएस में कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं जिनमें एज लिमिट कम होती है। बाकी तकरीबन 90% पे आप 45 ईयर तक एज है रिलैक्सेशन पंजाब में, ठीक है। तो प्राइवेट इदारों में ये सर्टिफिकेट होता है? ये प्राइवेट इदारे में ये सर्टिफिकेट काम आता है? की जरूरत नहीं है। जो प्राइवेट इदारे ब्लाइंड लोगों के लिए काम कर रहे हैं या ब्लाइंड को तालीम दे रहे हैं, जैसे लाहौर में 1-2 इदारे हैं, कश्मीर में, उसके अलावा मुल्तान में, कराची में, तो उनमें ब्रेल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें आपकी स्किल देखी जाती है, वो आपसे अपना टेस्ट लेते हैं, वो आपको अपना पूछते हैं ब्रेल के बारे में, ठीक है। जैसे अजीज जहाँ की बात करें तो अजीज जहाँ में अगर ब्रेल का इशू हो भी तो वो साथ साथ सिखा के बंदे को इम्प्रूव कर लेते हैं। चल ठीक, बहुत शुक्रिया। ये किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैं कदीर अहमद बोल रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन है तो आज के टॉपिक से हटके। कोई मसला नहीं। चलिए, अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक दफा आपका ग्रामर का कोर्स हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें मैं भी कभी सीक्रेटली अपीयर हो जाता था, तो मैं वही हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका वो कोर्स दोबारा कब होगा, या फिर उस कोर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो अगर आप दे सकें। दोबारा कोर्स हमने इस बार एडवर्टाइज किया था लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आ सके। 10 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी इस बार, उससे बेहतरीन कोर्स था, उससे भी मजेदार, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट 10 तक नहीं पहुंची। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी 10 की होती है, तो वो तो नहीं हुआ और दोबारा हमें नहीं पता कि हम कब करवाएंगे, ना ही अभी हम कोई कमिटमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का वसीम अकरम साहब बेहतर बताएंगे कि रिकॉर्डिंग की भी थी या नहीं की थी। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग तो हम लोगों ने नहीं की थी उस कोर्स की। ओके जी, अच्छा, वो एडवर्टाइजमेंट भी मुझ तक नहीं पहुंची हुई, मेरे ख्याल में पहुंची काफी सर्कुलेट हुई है। इंशाल्लाह फिर जब मौका मिलेगा तो फिर हम आप हमारे अगर क्लियर अपॉर्चुनिटी बोर्ड में है तो उसमें तो कई बार वो एडवर्टाइज अब आ गया हूँ, अब उसमें आ गया, उस ग्रुप में आ गया। हमने इंक्लूसिव में भी भेजी और लिटरेरिया में भी जाती रही, काफी जगहों पर गई थी, लेकिन खैर दोबारा कोर्स होंगे इंशाल्लाह। बाज़ कुछ ऐसी जॉब्स आती है जिनमें उन्होंने लिखा होता है कि मास्टर एजुकेशन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर किसी का स्पेशल एजुकेशन है तो वो भी वो मैं बता देता हूं आपको जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बस यही है फिर। अरे वसीम साहब का एकदम माशाल्लाह जो काबिल लोग होते हैं फिर उनकी कई जगहों पर जरूरत पड़ती है और ये अपने आप को जो है वो पेश करते हैं। और जाहिर बात है ये तो एक हमारे दोस्त भी हैं और हमारे क्लास वाला, हम इकट्ठे 5वीं से इकट्ठे पढ़े हैं, तो इनके साथ फिर हमारा भाइयों वाला घर वाले मामला हैं। जहाँ पे आप हमारे भी दोस्त हैं वैसे तो। हाँ जी, क्वालिफिकेशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मास्टर्स की, तो वो जनरल सब्जेक्ट्स में होता है कि मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, उस पर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे उर्दू, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्पेशल एजुकेशन, हिस्ट्री, सब पे आप एलिजिबल होते हैं। सब डिग्रीज के साथ आप एलिजिबल होते हैं उस पोस्ट के लिए। जैसे रिसेंटली लेबर में आई थी, आई थिंक सो लेबर ऑफिसर की, उसमें मांगा हुआ था मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, तो उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता था। वो सारे अप्लाई कर सकते हैं जिसपे मास्टर इन एनी सब्जेक्ट या मांगा होगा ग्रेजुएट, तो वो इसका मतलब होता है कि कोई भी डिग्री, साइंसेस की, सोशल साइंसेस की, किसी भी तरह की, आर्ट्स की, डॉक्टर्स की, अलाइड हेल्थ साइंस की, कोई भी डिग्री आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। यानी 16 साल कोई भी हो, स्पेशल एजुकेशन की ही चाहे हो, कोई भी। ओके, थैंक यू जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम वेबिनार को एंड करें। चलें जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नए वेबिनार के साथ। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.